अस्सलामुअलैकुम जनाब, ब्रेक से वापस आते हैं। आवाज, स्क्रीन, कैमरा तीनों चीजें क्लियर है तो काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा। डन। एक भाई ने चैप्टर 1 से रिलेटेड एक आध सवाल पूछा। चैप्टर 1 हमारा कल का टारगेट है इंशाल्लाह ताला। चैप्टर 5 टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, सबसे मजेदार एरिया, जिसमें उन्होंने टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रही हैं और उसका पाकिस्तान के डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर डिस्कशन की है। तो मुझे बड़ा खुशी होगी इस चीज पे डिस्कस करते हुए, क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं, हम टीचर्स भी चाहते हैं, आईके भी ये चाहता है, कलेक्टिवली पूरा प्रोफेशन ये चाहता है कि आने वाले लोग ज्यादा टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होंगे, आने वाले लोगों को टेक्नोलॉजी से ज्यादा मोहब्बत हो, उनको पता हो कि टेक्नोलॉजी क्या क्या चेंजेस लेके आ सकती है। तो हम टेक्नोलॉजी को एक दफा उसके आपके जहन में इम्पैक्ट डालेंगे कि टेक्नोलॉजी इस वक्त किस तरह से बिजनेसेस को इम्पैक्ट कर रही है। तो दिस चैप्टर इज नॉट अबाउट कि टेक्नोलॉजी क्या है, दिस इज नॉट अबाउट के आईटी किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे कहते हैं, वो बातें किसी और चैप्टर में डिस्कस हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू देखना है कि इस वक्त पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकली क्या चीजें चल रही हैं, बिजनेसेस टेक्नोलॉजी को कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और चीजें इंप्रूवमेंट की तरफ डिफरेंट सेगमेंट्स में किस तरह से जा रही हैं। बात शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डिसरप्शन, वर्ड डिसरप्शन पे बात करते हैं। डिसरप्शन का मतलब होता है तकलीफ पहुंचाना, खराब करना, उसको अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट से चेंज कर देना, डिसरप्शन कहलाता है। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन नेगेटिव नहीं पॉजिटिव वर्ड है, यानी कि डिसरप्शन का मतलब होता है आपने एग्जिस्टिंग वेज ऑफ डूइंग थिंग चेंज कर दिया, तो आपने डिसरप्ट कर दिया। तो टेक्नोलॉजी ने ऑलरेडी जो मौजूद वेज ऑफ डूइंग बिजनेस थे उसको किस तरह से चेंज किया है, उसको कैसे इंपैक्ट किया है, इसके ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये एक इनोवेशन है दैट सिग्निफिकेंटली अल्टर्स द वे कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज और बिजनेस ऑपरेट और स्वीप्स अवे द सिस्टम और हैबिट इट रिप्लेसेस। ये लेटेस्ट है, तो पीछे वाली आदतों, पीछे वाले सिस्टम, पीछे वाले निजाम को ये साइड पे कर देती है, सफाया मार देती है। अपने टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी, टीवी, गाड़ियां, ये एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी होती थी। उस जमाने के वेज ऑफ डूइंग बिजनेस उन्होंने चेंज कर दिए थे, बट ये पुरानी बात हो गई। आज के दौर में इंटरनेट टेक्नोलॉजी की तेज रफ्तारी, इसने चीजें बड़ी डिफरेंट कर दी है। रिस्क टेकिंग कंपनी जो है वो पोटेंशियल रिकॉग्नाइज करती हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का, और उन्हें समझ आ जाता है कि इससे ऑपरेशंस और नई मार्केट्स ओपन हो जाती हैं, जिससे वो इनोवेटर्स बन सकते हैं, जिससे वो नई मार्केट्स में आ सकते हैं। और जब एक कंपनी पहले से बिजनेस में एंटर हो जाएगी तो फिर बाकी लोग उन्हें फॉलो कर रहे होंगे। तो कंपनी को ये समझना होगा कि डिसरप्शन है क्या। किताब ने अचानक से बैठे बैठे ब्लॉकचेन एज एग्जांपल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी दी ना, ब्लॉकचेन को समझाया कि कैसे डिटेल से काम करता है, बस उन्होंने कहा कि ये पीयर टू पीयर सिस्टम है। ब्लॉकचेन बेसिकली जो बिटकॉइन के पीछे सिस्टम है ना, वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन क्या करता है, ट्रिपल एंट्री सिस्टम टाइप की पैटर्न पे काम करता है कि इसमें अलग अलग जगह पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर अभी आपको कोई चीज ट्रांसफर करना चाहूँ, मैं अपने बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहूँ, तो वी नीड एन इंटरमीडियरी, देयर मस्ट बी अ बैंक, देयर मस्ट बी अ वेबसाइट, देयर मस्ट बी एन ऐप जिसके थ्रू मैं वहां से वहां जा रहा हूँ। तो मैं अगर अपने पास से पैसे आपको ट्रांसफर करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास भी रिकॉर्ड रहे और आपके पास भी रिकॉर्ड रहे और हम दोनों भी अपडेट हो जाए और हमसे रिलेटेड जो तीसरा वो भी अपडेट हो जाए, तो वी वुड यूज ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन आगे अकाउंटिंग की दुनिया में तहलका मचा सकता है, क्योंकि ब्लॉकचेन से आप एक ही चीज को सेपरेट जगह पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे और फिर बाद में उनकी इंटीग्रेशन ऐसी हो रही होगी कि सिक्योरिटी भी रहेगी और चीजों में मसले मसाइल भी नहीं आएंगे। तो ब्लॉकचेन एक ही चीज की दो अलग अलग इम्पैक्ट तीन तीन डायरेक्शन में रिकॉर्ड करता है और फिर वो सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। दिस इज जस्ट लाइक एक टोरेंट से जैसे फिल्म डाउनलोड होती है, कि एक बंदे के पास फिल्म पड़ी हुई है, उसने उसको टोरेंट के थ्रू 700 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब हम किसी इंटरमीडिएरी को यूज नहीं कर रहे, उसने फिल्म किसी वेबसाइट पे नहीं डाली हुई, फिल्म की फाइल उसके सिस्टम पे पड़ी हुई है और हम उसके सिस्टम से फाइल फेच कर रहे हैं। जब हमने फाइल का 30% हमने फेच कर लिया, 100% उसके पास है। एक और यूजर आया, उसने टोरेंट को क्लिक किया, 30% फाइल मेरे पास नजर आ रही है, 100% उसके पास नजर आ रही है। कुछ मेरे से फेच कर रहा होगा, कुछ उससे फेच कर लेगा, कोई इंटरमीडिएरी नहीं, पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन हो रही है। कंप्यूटर एक दूसरे से रब्ता कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किताब ने कहा कि आज के दौर में डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर की एक एग्जांपल ब्लॉकचेन है, जो कि बिटकॉइन की पीछे टेक्नोलॉजी है। ये ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज को रिकॉर्ड करती है और ये ट्रांजैक्शन एक सेंट्रलाइज सर्वर बेस से एक ट्रांसपेरेंट क्रिप्टोग्राफिक नेटवर्क पे ले आती है, जहां पे सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होकर एक दूसरे के साथ सिस्टम बना रहे होते हैं। पीयर टू पीयर एग्रीमेंट होता है, यानी कि सेम लेवल के कंप्यूटर्स आपस में कर रहे हैं, कोई सर्वर नहीं है बीच में।
और इसकी डिफरेंट इम्प्लीकेशन है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, बैंक या स्टॉक ब्रोकरेज वगैरह के लिए, उनके इंटरमीडिएट हो गए, पीयर टू कम्युनिटी, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, चीजें बेहतर होंगी। बस इसमें जो सिक्योरिटी है वो एक इंपॉर्टेंट कंसर्न होगा। तो किताब ने विदाउट डिस्कसिंग इन मच डिटेल के व्हाट इज ब्लॉकचेन, सिर्फ आपको आइडिया दिया कि देखो जब नई जिद्दत की टेक्नोलॉजी की बात करें तो ब्लॉकचेन और इस तरह की चीजें ऐसी हैं जो बिजनेस के वेज ऑफ डूइंग चेंज कर रहे हैं। तो ये किताब ने सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए दी है, सिर्फ आपको इम्पैक्ट डालने के लिए कि डिसरप्शन चीजों को अच्छा खासा इम्पैक्ट कर रही है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी डिजिटल एज की और इसका इंसान के साथ क्या ताल्लुक है? हम कहते हैं जो इंसान का माइंड है ना वो लीनियर पे काम करता है, वो एक्सपोनेंशियल पॉसिबिलिटी पे काम नहीं करता है। यानी कि इंसान का माइंड एक वक्त में 3 बातें सोचेगा, उस पे 3 के अंदर 6 बातें, 6 के अंदर 15 बातें। कंप्यूटर इस तरह से चलता है कि इसके अंदर ये 6 ऑप्शन चेक कर ली, उसके अंदर ऑप्शन चेक कर ली, उसके अंदर ऑप्शन चेक कर ली। तो कंप्यूटर मल्टीपल प्रोसेसिंग कर रहा होता है, इंसान का माइंड इतना तेजी से प्रोसेसिंग नहीं कर रहा होता है। इंसान ने एक ऐसी चीज बना ली है जो इंसान से ज्यादा तेज है, वो काम वही करती है जो इंसानों से बताता है, लेकिन उसकी रफ्तार तूफानी है, जिसकी वजह से इंसान को आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर से डर भी लगना शुरू हो गया। डिसरप्शन जो है वो हमेशा रेजिस्ट होती हैं, पहले इंसान उसको रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं यार ये क्या बात है, ऐसे थोड़ी है। मुझे अच्छी तरह से आइडिया है कि एक जमाने में घड़ियां होती थी जो सुई वाली होती थी, और जब ये डिजिटल घड़ियां आई तो लोगों ने कहा यार क्या मतलब, अब हम डिजिटल को देखेंगे, सुइयों वाली घड़ी होती है, क्लास है फलाना। आज सबके सब डिजिटल घड़ियों पे शिफ्ट हो गए, इवन डिजिटल स्मार्ट वॉचेज आ गई हैं, कॉन्सेप्ट ही बदल गए हैं। तो नई टेक्नोलॉजी आती है, लोग उसे रेजिस्ट करते हैं कि नहीं भाई ये इस तरह से नहीं है, ऐसे नहीं है, नहीं ये क्या बात है, इलेक्ट्रिक कार ऐसे थोड़ी होता है, पेट्रोल वाली कार होती है, क्या मतलब अब चार्ज करते रहे बैठ के इंतजार करते रहे कि बिजली कब आएगी। लोग टेक्नोलॉजी को पहले रेजिस्ट करते हैं, बट आहिस्ता आहिस्ता उन्हें समझ आता है कि यूजफुल चीज है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। आज के दौर की आईटी बड़ी तेजी से काम कर रही है, प्रोसेसिंग पावर बढ़ चुकी है, कम्युनिकेशन की रफ्तार बढ़ चुकी है, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ चुकी है। ऐसे में डिफरेंट इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी कंबाइन हो रही है, और अब इस वक्त करंट ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे हैं और वो कैपेबिलिटी जो टेक्नोलॉजी कर सकती है, एक बड़ा गैप आ गया है। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं अपना बिजनेस ऐसे करूं, तो टेक्नोलॉजी आपको बड़ी अनलिमिटेड डायमेंशंस की तरफ ले जा सकती है। तो ऐसे में you have to think what can be done through the use of technology. टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो किताब ने इंटरनेट का तस्करा किया, असूलन आप लोगों को बताए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुन लें। अब ज्यादा लोगों को टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, तकरीबन हर मैनेजर के पास एक डेस्कटॉप, लैपटॉप या इस तरह की चीज है, उसके पास इंटरनेट है। पास्ट कई डेकेड्स में जो सबसे काम की इजाद हुई है वो इंटरनेट है। इंटरनेट ने चीजें डिफरेंट कर दी हैं, अब ऑनलाइन और डिफरेंट ऑनलाइन होने के जो वेज हैं उसने यूज ऑफ इंटरनेट बढ़ा दिया है। अब सेल फोन भी कनेक्ट हो जाते हैं, अब लोगों के घरों में वाईफाई है। पुराने जमाने में इंटरनेट स्लो होता था और कम जगह एक्सेस होती थी, अब ये चीप हो गया है, फास्ट हो गया है, ज्यादा रीच हो गई है। अब ये सारी चीजें मिलके डिफरेंट चीजें कवर करती जा रही हैं। देन ई बिजनेस, ई बिजनेस बेसिकली बिजनेसेस के दरमियान आपस में चीजें होना। पुराने जमाने में बिजनेस एक फिजिकल मॉडल पे काम करता था, अब अक्सर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हैं, वो वर्चुअली ऑपरेट कर रहे हैं, वर्चुअली अपनी दुकानें बनाई हुई है, वहां से बैठ के वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो अब एक कॉन्सेप्ट ई बिजनेस का आ गया है। जिस तरह से आप ये ऑनलाइन लेक्चर्स दे रहे होते हैं, इसमें क्या है कि कंपनी की एक इदारे की फिजिकल सब्सटेंस आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिकली वो एग्जिस्ट करता है, आप उसको पैसे देते हैं, वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली सर्विस प्रोवाइड करता है, और चीजें डिफरेंट तरीके से। तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं, बिजनेसेस आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं, ड्रामेटिकली ग्रो कर चुका हुआ है, एक नई वे ऑफ लाइफ और टाइप ऑफ बिजनेस के लिए आ गई है। टेक्नोलॉजी जब ज्यादा अफोर्डेबल और इजियर बन जाती है तो उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर चीजें इस तरफ चलना शुरू हो जाती हैं। बिजनेसेस को कंपेटिटिव एज मिल जाता है राइवल्स पे जब वो नई सर्विसेज ले आते हैं, और ऐसे में उनके बिजनेस मॉडल्स मॉडिफाई जो है वो हो जाते हैं। तो आज के दौर में तमाम बिजनेसेस सोच रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करें, हम अपना फिजिकल बिजनेस को एक ई बिजनेस में पैरेलल किस तरह से लेके चलें। वो फिजिकल कॉलेज जो हमेशा से फिजिकल चले आ रहे थे, उन सब ने अब इलेक्ट्रॉनिक विंग्स बनाने शुरू कर दी हैं। सबको समझ आ गई है कि देयर इज अ बिग पॉपुलेशन जो कि इंटरनेट पर रिलाई करती है, जिसके बाद बाउंड्रीज खत्म हो जाती हैं और हम दूर दूर बैठे हुए लोगों को एक्सेस कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी ने नई डायमेंशन ओपन कर दी हैं। एम कॉमर्स, अगेन पुराने जमाने में सेल फोन जो है वो काफी भद्दे से होते थे, बड़े से होते थे, सिर्फ कॉल शॉल करने के काम आते थे। आज के दौर में स्मार्ट मशीन है, वो हाथ में मौजूद एक कंप्यूटर है। जब हाथ में मौजूद कंप्यूटर है और लोगों का मोबाइल का यूज बढ़ गया है, तो अब हम क्या करते हैं, हम मोबाइल के थ्रू कॉमर्स को वो करते हैं, यानी कि एम कॉमर्स इज कॉमर्स कंडक्टेड वाया मोबाइल। हम कस्टमर्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट्स प्रोवाइड कर देते हैं, वो लोग अपनी चीजें खरीद सकते हैं, हम उनको मुख्तलिफ एप्स ऐसी दे सकते हैं जिसमें उनके पैसे हैं, वो उन पैसों को कंट्रोल कर सकते हैं। बैंक्स की एप्स होती हैं कि मेरे पास बैंक में अगर कुछ
कुछ पैसे पड़े हुए हैं तो मेरी ऐप होगी, मैं उस ऐप से बाइंग कर सकता हूँ, उस ऐप से बिल पे कर सकता हूँ। मतलब मेरा मोबाइल मेरे लिए एक तरह का बटवा है। अब अगर मेरे पास बटवा नहीं है और मैं किसी जगह जाता हूँ तो अक्सर जो पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस पे भी मैं अपने मोबाइल के कोड्स को वो कर सकता हूँ, मोबाइल की से वो शो कर सकता हूँ। फिर मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स है, मैं उनसे पूछ सकता हूँ अच्छा जी आपकी पेमेंट इसका क्या वो है, वो पैरामीटर्स मैं अपने पास डालूं, यहाँ से पेमेंट उनके बैंक में चली जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता बिजनेसेस इस चीज पे सोच रहे हैं कि मोबाइल को एज अ वॉलेट किस तरह से लोगों के हम यूज में लेके आ सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग, अगेन टेक्नोलॉजी से लोगों को कनेक्ट करने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आजकल सोशल नेटवर्क्स का है। सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क्स ये लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। फेसबुक पे बिलियंस ऑफ पीपल कनेक्टेड हैं, व्हाट्सएप पे बिलियंस ऑफ पीपल मौजूद हैं, गूगल पे। तो इन सब ने क्या किया है, पूरी दुनिया को एक विलेज बना दिया। आज एक बंदा किसी भी जगह पे बैठे हुए किसी भी मुल्क के किसी भी ग्रुप में जाके देख सकता है, वो उनको ज्वाइन करने की बात कर सकता है, उनको एक्सेस है। पहले पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा ये सोच ही नहीं सकता था कि टेक्सास के अंदर अमेरिका में चीजें कैसे चलती होंगी। अब वो यहाँ बैठे बैठे विद इन सम मिनट्स वहां के लोगों तक एक्सेस हासिल कर सकता है, वहां के लोगों से कनेक्ट कर सकता है। तो पुराने जमाने में ये चीजें इतनी आसान नहीं थी। इस टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ने, इसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने अब आज के दौर के बिजनेस के वेज ऑफ डूइंग चेंज कर दी हैं। अब आज के दौर में सबको ये पता है कि जी सोशल नेटवर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फेसबुक पे ऐड चलाते हैं, गूगल पे ऐड चलाते हैं, वेबसाइट पे बैनर लगाते हैं, एसईओ करते हैं। सबको पता है कि जिसने भी सर्च करना होगा गूगल पे जाके सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, जो उसको पहले एक दो पेजेस पे रिजल्ट नजर आएंगे बस उन पे क्लिक करेगा, आगे नहीं जाएगा। तो लोग फिर पैसे देते हैं, बाकायदा पूरी कंपेन्स चलती हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसमें डिफरेंट तरीके से आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर की जाती है, ताकि जब आप गूगल पे कुछ लिखें तो आपकी वेबसाइट शुरू के रिजल्ट्स में आ रही है। शुरू के रिजल्ट में आएगी तो उसको प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि उस पर क्लिक हो, और जब उस पर क्लिक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो आपको बिजनेस ज्यादा मिल सकता है। तो बिजनेसेस इस वक्त अपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, अपने कीवर्ड्स को ऐड कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर कर रहे हैं, यानी कि वो अपने आप को ज्यादा विजिबल कर रहे हैं उस इंटरनेशनल दुनिया में जो कि इंटरनेट पे चल रही है। ब्लॉग्स और वीलॉग्स, ब्लॉग्स का कॉन्सेप्ट पुराने जमाने में लोग आर्टिकल्स लिखा करते थे। जब इंटरनेट का जमाना आया तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इंटरनेट पे जाके आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दिए। वो आर्टिकल्स लिखते थे, उनका आर्टिकल्स फौरन से कई हजार लोग पढ़ लेते थे, उन्हें अप्रिशिएट करते थे, लोगों को अच्छा लगना शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता ई बुक्स आना शुरू हो गई। फिर एक टाइम आया कि लोगों ने बहुत ज्यादा ब्लॉग्स पढ़ने शुरू किए, कि अगर कोई चीज खरीदनी भी है तो वो गूगल पे सर्च करते थे, सर्च करते वो किसी ना किसी ब्लॉग पे पहुंच जाते थे, और जब वो ब्लॉग को पढ़ते थे तो उस ब्लॉग में पता लगता था कि इस तरह की चीज लेनी चाहिए या नहीं। फिर क्या हुआ, ब्लॉगर्स को भी ये चीज समझ आ गई कि हमें लोग पढ़ते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कंपनियों से कहा जी आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी है, हमें पैसे दें, हम एक अच्छा सा आर्टिकल बना देंगे। फिर वो कहते थे जी मैं बड़ा परेशान था, मैं चीजों से तंग था, फिर मैंने फलाना कंपनी की प्रोडक्ट ली, बड़ी कमाल प्रोडक्ट है, मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा, और आपको पता है कि ये कमर्शियल बात तो है नहीं, मैं क्योंकि आपका सगा हूं, मैं आपके साथ सिंसियर हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको एडवाइस करूं कि आप लोग भी ये वाली प्रोडक्ट लें, कमाल प्रोडक्ट है, बड़ी जबरदस्त। तो ब्लॉगर्स ने आहिस्ता आहिस्ता मार्केटिंग शुरू कर दी। प्रॉब्लम ये हुआ कि आज के यूजर को समझ नहीं आता कि कौन सा असल कमेंट है और कौन सा फेक कमेंट है। सेम गोज विद सीए की दुनिया। सीए की दुनिया में कॉन्सेप्ट आ गया एम्बेसडर्स का। कॉलेजेस ने अपने अपने एम्बेसडर्स हायर किए, अनफॉर्चुनेटली कुछ टीचर्स ने भी अपने अपने एम्बेसडर्स हायर किए, और बच्चे इंटरनेट पे आके, मतलब कुछ ग्रुप में सवाल क्रिएट किया जाता है जी सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर कौन है, फौरन से 50-60 आर्टिफिशियल जवाब तैयार मौजूद होते हैं, वो लोग आके वहां पे जवाब देते हैं। तो ऐसा लगता है कि अवाम ने सवाल पूछा और अवाम ने जवाब दिया, जबकि पीछे एक पूरी स्क्रिप्टेड एक्टिविटी हो रही होती है। तो लोग टेक्नोलॉजी को इस हद तक यूज कर रहे हैं, लोगों की ओपिनियन बदलने में फर्क वो कर रहे हैं। तो किताब ने जो है वो बड़ा दुख के साथ कहा कि प्रॉब्लम इज डिफरेंशिएशन बिटवीन व्हाट इज ऑनेस्ट ओपिनियन एंड व्हाट इज पेड एडवर्टाइजमेंट। अब लोग फंस गए हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे इंटरनेट पे जाके एडवाइस लेते हैं तो उन्हें समझ आ जाती है कि वहां तो मार्केटिंग चल रही है, फिर वो सीना बसीना वो लोगों से पूछते हैं तुमने कहाँ से पढ़ा था, तुम्हारा क्या रिजल्ट रहा, तुम किस तरह से। तो जो सीना बसीना चल रही है वो भी एक दुनिया है, लेकिन एक एक बड़ी दुनिया ऐसी है जो इंटरनेट पे एड्स और वो सारी चीजें देख के इस तरह के डिसीजन ले लेती है। तो ब्लॉग्स बेसिकली वेब बेस्ड आर्टिकल्स हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग किसी ना किसी प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे होते हैं। वीलॉग, आज के दौर में वीडियो वेब ब्लॉग्स, यानी कि बी लॉग में से बी राइट कर दिया और वी लगा दिया वीडियो लॉग्स। पुराना जमाना ना, मेरे टाइम पे लोग किताबें पढ़ा करते थे। जमाना और आगे आया तो लोग किताबें छोड़ गए लेकिन आर्टिकल्स पढ़ना शुरू हो गए। फिर जमाना और आगे गया, लोगों ने छोटे छोटे आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दिए। अब इस वक्त जो चीज सबसे ज्यादा चलती है वो फ्लिप बोर्ड है।
फ्लिप बोर्ड जिसपे एक ऐसा आर्टिकल होता है जो 5-10 मिनट में खत्म हो जाता है, जिसमें आधी वीडियोस होती हैं, आधी वो होती हैं, और तकरीबन सैमसंग के अक्सर मोबाइल में बिल्ट इन फ्लिप बोर्ड होता है, जिसमें आप अपने इंटरेस्ट बताते हैं, आपको अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड एक फ्लिप वो मिल जाता है, आर्टिकल मिल जाता है, आप ऐसे उसको ऊपर ऊपर करते रहते हैं और 5-10 मिनट के अंदर एक मसरूफ आदमी भी अपनी पसंद की 3-4 चीजें पढ़ लेता है। तो हुआ ये कि ट्रेंड चेंज हो गए, लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, लोगों ने वीडियोस देखनी शुरू कर दी, तो फिर क्या हुआ, वीडियो वाले ब्लॉग्स आ गए, यानी कि लोगों ने वीडियो में रिव्यू बनाने शुरू कर दिए, वीडियो देनी शुरू कर दी किसी भी चीज के बारे में। अब अगर आप एक चीज को सर्च करें, उसकी एक वीडियो मिल जाए, पुराने जमाने में लोग गूगल पे जाके सर्च करते थे, अब यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं कि ये चीज क्या है, और फौरन से 3-4 मिनट की एक वीडियो देख के समझ जाते हैं, अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। तो हुआ ये कि ऐसे में दुनिया की शिफ्ट जो है ना, वो थ्योरेटिकल चीज से विजुअल उसकी तरफ चली गई, कि लोगों को ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू नजर आए, तो वीडियो के थ्रू कम टाइम में ज्यादा बताया जा सकता है। पुराने जमाने में केमिस्ट्री में एक टीचर एक मॉडल एक्सप्लेन करता था, 2 दिन तक एक्सप्लेन करता था, किताब बच्चा पढ़ते थे, रट्टा मारते थे, नहीं समझ आती थी। आज के दौर में 6 से 7 मिनट की खूबसूरत बनी हुई वीडियो में वो पूरा मॉडल समझ भी आ जाता है, और आधे लोगों को जहन नशीन भी हो जाता है अपनी खूबसूरत डायग्राम्स की वजह से। ट्रेंड चेंज हो गए, टीचर्स को वीडियो में आना पड़ गया, मुख्तलिफ और चीजें वो हो गई, यानी कि लोगों की जो एक्सेप्टेंस है वो थ्योरी से विजुअल इम्पैक्ट की तरफ जाना शुरू हो गया। मतलब पहले मैं लाइव वेबिनार्स करता था, पहले मैं लाइव सेशंस करता था, मैं कैमरा ऑन नहीं करता था, और लोग भी ज्यादा कंसर्न होते थे कि सामने स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, बट अब लोग कहते हैं नहीं जी, हमें टीचर नजर आना चाहिए, क्योंकि टीचर बोल रहा होता है, उसके जेस्चर नजर आते हैं, हमें ज्यादा बेहतर समझ आता है कि वो क्या बात है। आईकेएप की रिवीजन क्लासेस होती थी, उन्होंने भी अपना पैटर्न चेंज कर लिया, टीचर को अलग से दिखाना शुरू कर दिया, और ट्रेंड्स चेंज हो गए। अब व्लॉग में किताब ने बड़े दुख में कहा कि क्योंकि अब आजकल जिस तरह के व्लॉगर्स आ गए, और जनाब हर चीज के ऊपर हर कोई यूट्यूब पे कूद पड़ा, हर कोई कमाने की तरफ चल पड़ा, तो लोगों ने बहुत इंडिसेंट वो कंटेंट भी बनाने शुरू कर दिए, लोगों ने अजीब अजीब सी वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी। फिर क्या होता है, अब मुझे याद है कि पिछले दिनों एक वो था, हाँ, सुबह के वक्त एक कॉन्फ्रेंस होनी थी, जिसमें डिसाइड होना था कि पाकिस्तान में छुट्टी होगी या नहीं होगी स्कूल्स को, कॉलेजेस को, कोविड की वजह से। अब मैंने जनाब रात में यूट्यूब पे अपने टीवी पे जाके मैंने सर्च किया कि जी वो आज जो वो हुई कॉन्फ्रेंस, मुझे वो मिल जाए। 20 वीडियोस देखने के बाद मुझे एक हकीकी वीडियो मिली, जिसमें वाकई ही में उस कॉन्फ्रेंस की रिकॉर्डिंग चल रही थी, क्योंकि अक्सर लोगों ने तस्वीर उसकी लगाई हुई थी, अंदर जाके एक बंदा बोल रहा होता था, मैं आज आपको बताता हूँ आज क्या फैसला हुआ, और अपनी एक नई वैरायटी शुरू कर देता था, फिर किसी और को। तो व्लॉग्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इतना ज्यादा माल अब यूट्यूब पे आ गया है कि अब आपको यही नहीं समझ आता कि सही चीज क्या और गलत क्या है। तो किताब ने यहाँ पे भी दुख के साथ कहा कि ऑल दैट नीडेड इज एक्सेस टू अ डिजिटल कैमरा एंड हाई स्पीड इंटरनेट। उसे तंग आके कहा व्लॉग बनाने के लिए आपको सिर्फ एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, एक अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छा जहन नहीं चाहिए, अच्छा दिमाग नहीं चाहिए, अच्छी अपीयरेंस नहीं चाहिए, अच्छा माल नहीं चाहिए, अच्छा मटेरियल नहीं चाहिए, बस आप कैमरा है और इंटरनेट है तो बस आप दुनिया को तबाह कर दो। तो ब्लॉग्स और व्लॉग्स को किताब ने हमारे समझाने की कोशिश की। अब डिफरेंट इंडस्ट्रीज पे डिसरप्शन की बात करते हैं। मैं एक दफा जरा देख लूं आपका कोई सवाल तो नहीं मैं मिस कर रहा। ठीक है जी, फिजिटल मॉडल एक भाई ने कहा, असल में बात ये है कि आप फिजिकल भी रहना चाहते हैं और आप डिजिटल भी रहना चाहते हैं, तो बेसिकली आप दोनों को कंबाइन लेके चल रहे होते हैं। तो आज के दौर में बिजनेसेस को अपनी फिजिकल प्रेजेंस के साथ अपनी डिजिटल प्रेजेंस दोनों इंश्योर करना है, यानी कॉलेज अपना फिजिकल कैंपस भी लेके आएगा और साथ में अपना एक ऑनलाइन वर्जन भी पेश करेगा, ताकि वो फिजिकल ऑडियंस के साथ साथ ऑनलाइन की उस ऑडियंस को जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की वजह से डिफरेंट पैटर्न पे चली गई है उनको चूज करना होता है। सर व्लॉग में टैलेंट की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं लिखी बुक ने, उन्होंने बस बताया ये कि व्लॉग बनाने के लिए टैलेंट नहीं चाहिए, हाँ अच्छा व्लॉग बनाने के लिए जाहिर है टैलेंट चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि व्लॉग में जो है वो लोग बस जो भी है बस मुंह में आ रहा है वो बोल देते हैं, जो दिख रहा है वो दिखा देते हैं। ठीक है जी, डिसरप्शन मेजर इंडस्ट्रीज में। अब अब हम मजे की डिस्कशन करने लगे हैं। हमने इंटरनेट समझा, हमने व्लॉग समझा, हमने सोशल मीडिया समझा, हमने बाकी सारी चीजें। अब यहाँ किताब आपको बताने की कोशिश कर रही है कि टेक्नोलॉजी ने टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बेस्ड कंपनीज एक्सेलरेट कर रही हैं एक अलार्मिंग पेस पे। उन्होंने एग्जांपल दी, उन्होंने कहा गूगल ने येलो पेजेस का बिजनेस तबाह कर दिया है। एक टाइम था येलो पेजेस था, येलो पेजेस बड़ी बड़ी किताबें होती थी, उसके अंदर हर मुल्क के मुख्तलिफ डिफरेंट दुनिया के बिजनेसेस, उनके एड्रेसेस, उनके फोन नंबर, उनके कॉन्टेक्ट दिए होते थे। तो मुझे याद है कि पुराने जमाने में मेरे चाचा ने एक
अपने शहर में जब बिजनेसेस के नंबर चाहिए होते थे तो वो येलो बुक परचेज करके लेके आते थे, उसको ओपन करते थे और वहां पे वो लोगों को सर्च करते थे अल्फाबेटिकली, और वहां से उनको डिफरेंट बिजनेसेस के फोन नंबर मिलते थे और वो हर साल अपडेटेड किताब खरीदते थे ताकि उनके पास हर वक्त एक्सेस हो बेहतर कॉन्टेक्ट्स की। गूगल ने सत्यानाश कर दिया, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, सारी चीजें मिल जाती हैं। तो येलो पेजेस का बिजनेस जो एक जमाने में $60 बिलियन टाइप का बिजनेस था, इतना बड़ा बिजनेस था, वो बेचारा $1 बिलियन से भी नीचे चला गया। फिर इसी तरह से होटलिंग के अंदर अलग अलग होटल काम कर रहे होते थे। अब एयरबीएनबी या bookings.com वगैरह, इनकी $25 बिलियन से ऊपर सालाना वर्थ है। इंतहाई मजे की बात है कि होटल इंडस्ट्री में है और इनका एक भी सिंगल प्रॉपर्टी नहीं है, इनके अपने होटल नहीं है। ये सिर्फ मिडल मैन है कि लोग आते हैं, सर्च करते हैं, वहां से अच्छा होटल चूज करते हैं, डिस्काउंट ये वो सारा, और वो होटल में उनकी बुकिंग हो जाती है। तो मैंने अगर यहाँ से कभी मलेशिया जाना है तो मैं ऐसा नहीं कि मैं मलेशिया के लोगों को ढूंढूं, कॉल करूं, मैं booking.com पे जाऊंगा, मैं वहां देखूंगा मलेशिया के शहर में मैंने जाना है, अच्छा कौन कौन से होटल आ रहे हैं, कौन सा 3 स्टार है, 4 स्टार है, 5 स्टार, किसमें ब्रेकफास्ट है, किसमें नहीं है, ज्यादा स्टे करेंगे कहाँ डिस्काउंट मिलेगा, किधर कूपन लगेगा, वो सारी चीजें करके मैं यहाँ बैठे बैठे booking.com वालों को 60-70 हजार रुपए भेज दूंगा और मेरी बुकिंग इंश्योर हो चुकी होगी। जब मैं वहां मलेशिया जाऊंगा तो मैं उस वाले होटल में जाके कहूंगा ये booking.com की बुकिंग, वो फौरन मुझे रूम दे देंगे। अब वो होटल वालों को सेल मिल गई booking.com की वजह से। बुकिंग.com की वजह से मैं दूर बैठा हुआ था, मैंने कनेक्ट कर लिया, तो बुकिंग.com दरमियान में आया और इन सारे लोगों को, कस्टमर्स को और सप्लायर्स को कनेक्ट किया। जैसे हम उबर क्रीम वगैरह की बात करते हैं, उबर $50 बिलियन से ऊपर का बिजनेस है, लोकल ट्रैवल और टैक्सी इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, और अपनी गाड़ी कोई नहीं है, लोगों की गाड़ियां हैं, लोगों ने बैठना है, आप दरमियान में मिडल मैन बन के आते हैं और आप सारी चीजों को। तो आप देखेंगे जो भी बिजनेस टेक्नोलॉजी को लेके आ रहा है उसने वेज ऑफ डूइंग बिजनेस ही बदल दी है, दुनिया का तरीका ही बदल दिया है, निजाम ही बदल दिया है। तो टेक्नोलॉजी इतनी मजेदार चीज है। तो हमारी किताब हमें कह रही है कि हम टेक्नोलॉजी का जिक्र करेंगे, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, कुरियर सर्विस, पब्लिशिंग, रेस्टोरेंट, डिलीवरी और बहुत सारे और बिजनेसेस हैं जिनको टेक्नोलॉजी ने बदल दिया। लेकिन हम सिर्फ चंद बिजनेसेस को, चंद इंडस्ट्रीज को डील करेंगे, जस्ट आपको एग्जांपल देने के लिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बस सिर्फ चंद ही इफेक्ट हुई है, इफेक्ट तो तकरीबन पूरी दुनिया हुई है। तो उन्होंने चंद सेक्टर्स की एग्जांपल दी हैं, तो मैं सेक्टर बाय सेक्टर डिफरेंट सेक्टर्स में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी ने उन सेक्टर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट किया। कहानी मजे की लग रही है या बस सो ही है? खुश सी बातें हैं, आप सर से बस कह रहे हैं यार बस खत्म हो, अजाब टले सर से। हाँ जी, पता नहीं आप सुन भी रहे हैं नहीं सुन रहे। सर इंटरेस्टिंग है, सर खुश्क है, सर एमी सी बातें हैं, सर मजे का तो है। आई के अपने ऐड तो कर दिया इनको, ड्राई है काफी बट करना तो है ना सर। सर लास्ट चैप्टर से काफी बेहतर है, ये बात बेहतर है कि अब इसमें टेक्नोलॉजी चले। अब जब सेक्टर बाय सेक्टर चलेंगे ना तो थोड़ा सा आपको मजा आएगा इंशाल्लाह ताला। अगेन अब क्या करें, अब है तो हमने पढ़ना है, लेकिन टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, टेक्नोलॉजी के डायनामिक्स को समझना है और सोचना है कि नया फ्यूचर यही है। तो जो टेक्नोलॉजी से टाइम से दोस्ती कर लेगा वो अच्छा रह जाएगा, जो दोस्ती नहीं करेगा वो हर वक्त यही सोचता रहेगा नहीं नहीं मेरा बिजनेस ज्यादा बेहतर है। टेक्नोलॉजी को हर वक्त इंटीग्रेट करना है। आज के दौर का स्टूडेंट टेक्नोलॉजी को यूज करता है, ऑनलाइन काम करता है और अपने फ्री टाइम में अच्छे खासे पैसे अर्न कर लेता है। तो टेक्नोलॉजी इतनी बुरी चीज नहीं है। पहले लोग मुख्तलिफ घरों में जाके ट्यूशन पढ़ाते थे और फिर पैसे कमाते थे। अब आज एक स्टूडेंट जूम का लाइसेंस पकड़ता है और अपने हॉस्टल से बैठ के जो है वो छह अलग अलग घरों के अंदर ट्यूशन पढ़ा रहा होता है, बगैर उस घर जाए, बगैर पेट्रोल लगाए, बगैर टाइम लगाए, ज्यादा कमा रहा है टेक्नोलॉजी की बेस पे। और दूसरा उसका लेक्चर भी सेव है और बाद में घर वाले उसका लेक्चर दोबारा से भी सुन सकते हैं, उसके वो बच्चा अपनी रिवीजन भी कर सकता है। तो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को अफेक्ट करती है, लेकिन मैंने देखा है कि जो टेक्नोलॉजी से डरा है वो पीछे रह गया और जिसने टेक्नोलॉजी से दोस्ती कर ली वो आगे से आगे चला गया। तो दिस हैज टू बी अंडरस्टैंड कि जैसे अक्सर लोग कहते हैं कि जी डिजिटल ऑडिटिंग आने से या इलेक्ट्रॉनिक चीजें आने से या इंटेलिजेंस आने से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से अकाउंटेंट का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। कैलकुलेटर आने पे भी लोगों ने यही कहा था कि कैलकुलेटर आ गया, अब अकाउंटेंट को कौन नौकरी देगा। अकाउंटेंट ने कैलकुलेटर से दोस्ती की और ऐसी दोस्ती की कि अब उसने अपने लिए नई डायमेंशन बना ली। फिर आया कंप्यूटर, लोगों ने फिर कहा कंप्यूटर आ गया, अब अकाउंटेंट फारिग हो जाएगा। अकाउंटेंट ने कंप्यूटर से दोस्ती करके एक्सेल और एप्स और मुख्तलिफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे इतना हाथ पक्का कर लिया कि बाकियों के लिए वो साइंस थे और एक अकाउंटेंट कर लेता था। अकाउंटेंट ने अपनी जॉब मार्केट हमेशा अपग्रेडेड रखी।
तो पॉइंट ये है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाए और आप उससे दोस्ती कर लें, फॉर एग्जांपल अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं इस वक्त कहीं और बैठा हूँ, आप कहीं और बैठे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने इससे दोस्ती कर ली तो फायदा नहीं हुआ। और सिर्फ एक दफा नहीं पढ़ा रहा, आप बार बार मुझे सुन सकते हैं, आप साल बाद मुझे सुन सकते हैं, 2 साल बाद सुन सकते हैं। मैं हर दफा जो बार बार तकरीर करता, मैंने एक दफा तकरीर रिकॉर्ड कर दी और मेरी वो तकरीर जो है वो अमर हो गई, और जब तक वो टॉपिक जिंदा है तब तक मुझे दोबारा एफर्ट नहीं करनी, जबकि हर बच्चे को मैं उसी लेवल पे सर्व कर रहा हूँ जिस लेवल पे मैंने पहले बच्चे को सर्व किया होगा। तो यस, मैं अगर दोस्ती नहीं करूंगा इससे तो मेरा अपना नुकसान है। मैं दोस्ती करके अपनी डायमेंशन बढ़ा सकता हूँ। मैं इस वक्त टेक्नोलॉजी की वजह से हजारों स्टूडेंट्स की रीच में आ गया, टेक्नोलॉजी की वजह से। मैं कल आईकैप में था, अभी आईकैप में मौजूद हूँगा, मतलब मैंने रात उस वीडियो के व्यूज देखे, 11,000 व्यूज उस वीडियो के। अब इतने सारे लोगों तक मैं नहीं पहुंच सकता था अगर टेक्नोलॉजी ना होती, अगर फेसबुक ना होता, अगर ये चीजें ना होती। तो टेक्नोलॉजी से डरना नहीं है, टेक्नोलॉजी को गले लगाना है, एम्ब्रेस करना है, टेक्नोलॉजी ने हमें काफी फायदा देना है। वाह, एक भाई ने तो लेवल ही खींच दिया, उन्होंने कहा सर आप बता रहे हैं तो बोरिंग भी अच्छा लग रहा है। उफ उफ। एक भाई क्रिप्टो करेंसी की तरफ चले गए कि सर वो क्या है जी। अगेन बिटकॉइन से रिलेटेड वो है, उसमें पीछे एक पूरी चेन चल रही होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि किताब ने हमें ज्यादा डिटेल से नहीं बताया, हल्का सा बताया। आप थोड़ा सा गूगल पे जाके सर्च करेंगे, इस पे इतना माल है इस वक्त, क्योंकि अब ये दुनिया में एक नई डायरेक्शन की तरफ लोग जा रहे हैं, और ये फिलहाल थोड़ी सी खतरनाक है, और अभी अक्सर मुल्कों में ये लीगल दर्जा ऐसे नहीं मिला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सूनर और लेटर सारे मुल्कों को उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा उसको आप गूगल पे सर्च कर लें, इस वक्त जरा दामने वक्त में थोड़ी सी गुंजाइश करना। ले जी, बिजनेस सेक्टर्स पे टेक्नोलॉजी की क्या इम्पैक्ट है। बैंकिंग, बैंकिंग में तो लुट मच गई। बैंकिंग की तो डायमेंशन बहुत आसान हो गई। पहले बैंक्स को बड़ी बड़ी दो दो कनाल की ब्रांचें बनानी होती थी, सारा काम वहां पे ब्रांच पे होता था, लोग बिल जमा कराने के लिए आते थे, अपने सारे कामों के लिए आते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, बैंक ने इंटरनेट पर सर्विस देनी शुरू कर दी, और अभी से नहीं है, मैं 2006 में अपने बैंक से अपने मोबाइल में बैलेंस दिलवाया करता था। तो अब आप ये देखें कि उस वक्त जब इंटरनेट बहुत ज्यादा भी कॉमन नहीं था, कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थे, उस वक्त भी बैंक इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठा रहे थे। तो आज के दौर में कोविड में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने जनाब बैंक बंद कर दिए, तो वो ये जी बैंक खुलेंगे, पहले तो कुछ अर्से बंद रहे, फिर खुलेंगे तो ठीक है जी, इतने सारे लोग होंगे, एक वक्त में इतने बंदे आ सकते हैं, फलाना फलाना, आधा स्टाफ आएगा आधा नहीं आएगा। तो बैंक्स वाले अगर टेक्नोलॉजी दोस्ती ना करते तो खप जाते। आहिस्ता तक बैंक को समझ आया कि अगर वो टेक्नोलॉजी पे रिलाई करेंगे तो वो 1,000 नहीं 10,000 लोगों को सर्व कर सकते हैं, और 1,000 लोगों को सर्व करने के लिए अगर उनको 500 गज की जगह चाहिए थी, या फर्ज करें उनको कनाल की जगह चाहिए थी, तो अब बैंक्स 3-4 मरले की एक बिल्डिंग में ऑपरेट कर सकते हैं विद मैक्सिमम लोड, जो कि उनको ऑनलाइन पे चला गया। एप्स हैं, मैं बड़े अरसे से मैदान बैंक नहीं गया, कई महीने से नहीं गया, और मैंने कम से कम मैं हर महीने कोई 70-80 ट्रांजेक्शन, नहीं ज्यादा, जो मैं ट्रांजेक्शन्स करता हूँ वो तकरीबन 100 प्लस हैं, और जो ट्रांजेक्शन्स मेरे अकाउंट में होती हैं वो तकरीबन 1000 प्लस होती हैं, क्योंकि वो अकाउंट जो है वो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कहने का मतलब इतनी ट्रांजेक्शन्स होती हैं और हमें बैंक नहीं जाना पड़ता, सब कुछ ऑनलाइन है, एप्स के थ्रू हो रहा है। तो बेसिकली फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, वर्चुअल बैंकिंग ने गेम बिल्कुल डिफरेंट कर दी। अब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, डिपॉजिट्स को प्लान कर रहे हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसे निकाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स कर रहे हैं। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है टेक्नोलॉजी आने की वजह से। पर जैस कैश इजी पैसा ने तो बिल्कुल ही लोकल लेवल पे चीज पहुंचा दी। पीछे पीछे बैंक है इनके, और आगे जो है इनके अपने अपने पोर्टल बने हुए हैं, लोग आते हैं, लोग अपने पैसे ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अक्सर लोगों ने अपने पैसे जैस कैश में रखे हुए होते हैं, यानी कि फिजिकली नहीं, वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिकली पड़ा हुआ है और वो उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, तकरीबन हर बंदे का अपना एक वो बन गया, हर बंदे का एनआईसी नंबर जो है वो बेसिकली उसका बैंक अकाउंट है। छोटे छोटे बैंक अकाउंट्स वगैरह बन गए। तो कोविड वाले टाइम पे मजीद चीजें एक्सप्लॉइट हुई, और बैंक्स को ये समझ आ गया कि अगर उनकी फिजिकल बहुत ज्यादा प्रेजेंस नहीं भी है तो वो चीजों को डील कर सकते हैं। सबने अपने वर्चुअल कार्ड देने शुरू कर दिए, सबने अपनी वर्चुअल प्रेजेंस देनी शुरू कर दी। तो बैंकिंग के सेक्टर ने इस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा इवॉल्व किया। तो टेक्नोलॉजी ने बैंकिंग सेक्टर के तौर तरीके ही बदल दिए, उसका बिहेवियर, उसका ऑपरेशन, उसका निजाम ही बदल डाला। ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, गाड़ियों वगैरह के अंदर ना दो तरह के बिजनेस होते हैं। एक, कुछ लोग गाड़ियां बना के बेचते हैं, और एक कुछ लोग होते हैं जो कि शोरूम वगैरह पे गाड़ियां, बनी बनाई गाड़ियां, नई गाड़ियां रखते हैं या यूज गाड़ियां रखते हैं, उनको बेचते हैं। ये जो बनी बनाई गाड़ियां लेके बेचने वाले लोग थे, इनकी जिंदगी भी बड़ी आसान हो गई। अब आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर ये पाक व्हील्स,
पार्क व्हील्स की वेबसाइट पे जाएं, सारी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। OLX पे जाएं, OLX पे जनाब गाड़ियां बिक भी रही हैं, खरीदी भी जा रही हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी ने कुछ मिडल मैन दे दिए, दरमियान में स्टोर्स आ गए, सेलर भी अपनी प्रोडक्ट वहां पे रख रहा है, बायर भी वहां पे आ रहा है, बायर और सेलर आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये लोग कमीशन ले रहे हैं, कुछ केसेस में कमीशन नहीं ले रहे, लेकिन उन तमाम लोगों को एडवर्टाइजमेंट दिखा के खुद कमा रहे होते हैं, तो एक बड़ी रीच से भी उन्हें फायदा हो जाता है। तो टेक्नोलॉजी से ऑटोमोबाइल सेक्टर की बाइंग एंड सेलिंग में तो अच्छा खासा फर्क है। क्या मैन्युफैक्चरिंग में भी फर्क आया है? हाँ, टेक्नोलॉजी को लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करना शुरू कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज्यादा तेजी से कॉमन हो रही हैं, चार्जेबल गाड़ियां, पोल्यूशन फ्री गाड़ियां, मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर जो है वो गाइडेड चीजें, मुख्तलिफ जीपीएस के सिस्टम लगना शुरू हो गए। अब तकरीबन मेजोरिटी ऑफ द गाड़ियों के अंदर जो है वो बिल्ट इन सिस्टम होता है। अगर आपने उनका एक महंगा वर्जन खरीदा है तो आप अपनी गाड़ी में बैठ के उसको डायरेक्शन दे सकते हैं और डायरेक्शन के मुताबिक सही चलेगा। थोड़ी सी मेरे एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस है, मैं 1 मिनट के लिए रुकता हूँ जरा। नहीं जी, रिज्यूम करते हैं। असल मेरे इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस थी क्योंकि मैं एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ जिसके आसपास एक क्लास खत्म हुई थी, फिजिकल वर्सेस ऑनलाइन। आइडियली आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी स्टूडियोज पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे इस वक्त भी ये कमरा स्टूडियो बना हुआ है, लेकिन इसके आसपास एक आध जगह पे फिजिकल क्लास है। तो गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग भी चेंज हुई है। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं। गाइडेड कार्स, यानी कि आप गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी के अंदर जो है वो डिवाइस जीपीएस पे आप उसे कह देते हैं मैंने इस एड्रेस पे जाना है, अब आप चला रहे हैं साथ साथ वो आपको डायरेक्शन दे रहा है। इसी तरह से जैसे उबर क्रीम वगैरह में अगर आप कभी बैठे तो मोबाइल उन्होंने सामने रखा हो तो उस पर पूरा रूट आ रहा होता है, तो आप अपने गूगल पे भी लगा सकते हैं और गाड़ी के अंदर ये बिल्ट इन फीचर भी डाल सकते हैं। फिर गूगल जो है वो बड़े अरसे से कार पे काम कर रहा था, जो कि काफी ज्यादा मुल्कों में काफी ज्यादा अच्छी उनकी टेस्टिंग भी हो गई है, लेकिन अभी उसमें हल्के हल्के से ग्लिचेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी गाड़ी जो कि आप ड्राइव नहीं कर रहे, आप ड्राइवर के साथ वाली सीट पे बैठे हैं, आप सुकून से बैठे हैं, आपकी गाड़ी खुद चल रही है, गाड़ी इर्द गिर्द सेंसर से मुहैया कर रही है कि कहाँ है, कहाँ पे सिग्नल आ रहा है, कहाँ उसे रुकना चाहिए, कहाँ अगली गाड़ी से फासला ज्यादा है, कब राइट होने, राइट होते हुए पीछे। अब उसने पीछे नहीं देखना, उसने अपने सेंसर्स के थ्रू सेंस करना है कि पीछे वाली गाड़ी किस रफ्तार पे आ रही है, किस तरह से, कौन सी सड़क पे कौन सी रफ्तार होनी चाहिए, कौन सी जगह से कौन सी जगह जाना है, वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो रहा है। टेस्ला ने तो तूफान मचा दिया। टेस्ला ने सबसे ज्यादा गाड़ियों के ऊपर रिसर्च किया, इन्होंने गाड़ियों के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स डाल दिए, तो इनकी अभी ऑटो गाइडेड कार्स भी हैं। मतलब इवन इस तरह से भी है कि आप अपने ऑफिस से निकले और ऑफिस से निकलते हुए आपने बस अपने बता दिया अपनी गाड़ी को कि मैं आ रहा हूँ, आपकी गाड़ी पार्किंग से निकलेगी, पार्किंग से निकलते हुए वो अपना एसी ऑन करेगी, आप जिस जगह आके खड़े हुए हैं आपके पास पहुंचेगी, दरवाजा खोलेगी और अंदर से ठंडक आपको बाहर महसूस होगी, आप कहेंगे यार शुक्र है मेरी गाड़ी बड़ी अच्छी है, मेरा ख्याल रखती है एक ड्राइवर की तरह से। तो बैटरी ऑपरेटेड कार्स, मुख्तलिफ छोटी छोटी सी और फंक्शनैलिटी। अब टेस्ला क्या कर रहा है, टेस्ला मोबाइल पे आ रहा है, मोबाइल के अंदर इस तरह से आ रहे हैं कि मोबाइल के सिग्नल्स को यूज करेंगे और कनेक्ट कर देंगे अपनी सैटेलाइट से। सैटेलाइट उन्होंने अपनी अपनी सैटेलाइट ऊपर छोड़ी हुई है हवा में। अब वो सैटेलाइट के साथ जब मोबाइल कनेक्ट हुए हुए होंगे तो मोबाइल में सिम की भी जरूरत नहीं होगी, हर मोबाइल आराम से किसी भी लो कवरेज एरिया या ऐसा एरिया जहां नेटवर्क कवरेज नहीं होती किसी भी मोबाइल सिग्नल की, वो अपने सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्ट जो है वो लिंक हो जाएगा, वो कॉल कर सकता है। फिर गाड़ियां भी सैटेलाइट के थ्रू लिंक हो सकती हैं, मॉनिटर हो सकती हैं, ट्रैक हो सकती हैं, वो कहाँ जा रही हैं, किस तरह से जा रही हैं, क्या चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर अच्छा खासा डिसरप्ट किया चीजों को, और टेस्ला इसमें नंबर 1 पे है जिसने गाड़ियों पे बड़ी रिसर्च की है, और हर आए दिन कुछ ना कुछ नई रिसर्च करके गाड़ियों की बैटरी लाइफ बढ़ाते रहते हैं, गाड़ियों के अंदर उनकी पोर्टेबिलिटी और वो सारी चीजों को इम्प्रूव करते रहते हैं। आप इवन टेस्ला की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे जाके कहें कि जी मुझे इस तरह की गाड़ी लेनी है, उसमें इंजन इस तरह का होना चाहिए, उसकी छत खुले या ना खुले, उसका कलर कौन सा होना चाहिए, उसमें पहिए किस साइज के होने चाहिए, ये चीज कैसी होनी चाहिए, ये चीज कैसे होनी चाहिए। आप बकायदा, जैसे आप किसी जगह पे जाके ना बर्गर नहीं चूज करें कि ये वाली पैटी डाल दो भाई, ये वाला सलाद डाल दो, जैसे सबवे पे आप करते हैं,
तो वहां आप लिटरली वेबसाइट पे जाएं, अपनी पसंद की गाड़ी बनाएं, अपनी पसंद का डिजाइन वो करें, अगर वो कंपेटेबल है और वो पॉसिबल है तो वो आपको वेबसाइट बताएगी, आप वहीं पे पेमेंट करें, पेमेंट करने के बाद आपका ताल्लुक खत्म, कुछ अरसे बाद आपको आपके घर आपकी गाड़ी डिलीवर हो जाएगी जैसी गाड़ी आपने बनाई थी। तो टेक्नोलॉजी बिजनेसेस के वेज ऑफ डूइंग चेंज कर रही है अच्छी खासी। थोड़ा सा आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चीजें बड़ी डिफरेंट हो गई। ये जो केबल, जो घरों में टीवी आ रहा है, ये जो न्यूज चैनल वगैरह चल रहे हैं, जो ड्रामे वगैरह चल रहे हैं, पुराना जमाना था ड्रामों की ऑडियंस होती थी लोग, अब आजकल लोग यूट्यूब पे जाना शुरू हो गए हैं। तो मजे की बात है कि ये लोग ड्रामे वाले सेम डे अपने ही ऑफिशियल चैनल पे अपने ड्रामे को रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देते हैं, और उसके बाद उन ड्रामों के मिलियंस में व्यूज चले जाते हैं, लोग उसको देख रहे होते हैं। तो ये खुद से अपने कॉपीराइट्स खुद से खराब करते हैं, लेकिन अपने चैनल पे करते हैं। अब वहां से डाउनलोड भी हो सकता है, वो कोई और भी उसको यूज कर सकता है, लेकिन बिजनेसेस ने समझ लिया हम नहीं करेंगे, कोई टीवी से खुद रिकॉर्ड कर लेगा और उठा के नेट पे डाल देगा। तो बिजनेसेस ने खुद खुद से करना शुरू कर दिया। आ, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे जो टीवी लगा हुआ है कमरे में, उसकी केबल पता नहीं कितने अरसे पहले से उतरी हुई है, उसमें खराबी आई थी, मिसेज ने कहा था, मैंने कहा था ठीक कराता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं फील हुई कि मैं उसको ठीक करवाऊं, क्योंकि हमारा स्मार्ट टीवी है, यूट्यूब से कनेक्ट हुआ हुआ है, उसमें एप्स हैं, मुख्तलिफ चीजें हैं। तो हम लोग कभी कभी टीवी देखते हैं, और जब टीवी देखते हैं तो उसमें यूट्यूब और बाकी सारी एप्स, हमारा सारा काम हो जाता है, या मैं यूएसबी कनेक्ट करके जो मर्जी उसमें जो है वो मेरे पास डाटा पड़ा हुआ हो, मेरे पास मूवीज पड़ी हो, ड्रामे पड़े हुए, मैं उसमें देख सकता हूँ, नहीं तो ऑन द गो नेट पे सर्च करके देखा जा सकता है। बेहतरीन क्वालिटी का टीवी आता है, केबल के सिग्नल भी खराब आते थे, वो कभी टीवी में क्वालिटी भी सही नहीं आती थी। अब जनाब हाई फाई, जनाब 4K इमेज के साथ हम चीजें देख रहे होते हैं, बेहतरीन साउंड के साथ देख रहे होते हैं। चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चेंज हो गया, वो उसके पैटर्न चेंज हो गए, तमाम चैनल्स ने अपने लाइव चैनल लॉन्च कर दिए, अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक टीवीज के साथ जोड़ लिया, स्मार्ट टीवीज के साथ जोड़ लिया। पीटीसीएल स्मार्ट टीवी, मतलब आप उनका पैकेज ले लें और उसके बाद 150 चैनल देखें आप आराम से, बेहतरीन शीशा प्रिंट के साथ आएंगे, हर चीज बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। डिजिटल केबल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट आया, जो ट्रेडिशनल केबल बिजनेस है उसको हिट पड़ी, वो उनको मजबूर हो गए कि आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल साइड पे जाएं। स्मार्ट टीवीज आ गए, स्मार्ट एप्स आ गई, घरों में इंटरनेट आ गया, अब लोग एक इंटरनेट पे खर्चा करते हैं और बाकी सारे खर्चे वहीं से पूरे होते हैं, वहीं से कॉल्स का खर्चा भी हो जाता है, व्हाट्सएप पे कर लेते हैं, वहीं से ही टीवी, यूट्यूब और ये सारा भी चल जाता है। तो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी ने चीजें बदल दी। तो जो केबल वगैरह के ऐड चलते थे वो सारा वो चेंज हो गए। अभी स्मार्ट टीवीज वगैरह आ गए, इसके ऊपर यूट्यूब को आप अगर बगैर ऐड के देखना चाहें पैसे दे दें, ऐड के साथ देखना चाहें ठीक है जी, वो ऐड से कमा लेंगे। तो टेक्निकली चीजें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी टेक्नोलॉजी के आने की वजह से बिल्कुल डिफरेंट हो गई। और देखते हैं डिफरेंट सेक्टर्स के साथ एग्जांपल दिए। रिटेल एंड ई कॉमर्स, रिटेल बिजनेस, ये जो दुकानें होती थी, दुकानों पे चीजें पड़ी हुई होती थी, अभी मेरे घर से चंद फासले पे भी, जो थोड़े से फासले पे भी जो स्टोर है, वो भी हमें घर बैठे बैठे होम शॉपिंग की फैसिलिटी दे। तो जो थोड़े से फासले पे, जो 4 मिनट 5 मिनट की वॉक पे जाया जा सकता है, मैं वहां पे भी नहीं जाऊंगा, मैं घर बैठे बैठे ऑर्डर करूंगा, क्योंकि मुझे सहूलत मिल गई। कितना ही मजा है अगर उनकी एक ऐप और उस ऐप में एक एक चीज की एक एक माइनर डिटेल में टिक कर सकूं। मेट्रो ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन दे रहा है, बहुत सारे स्टोर ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन दे रहे हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, और बहुत सारे और बिजनेसेस के अंदर अब लोगों ने अपनी ई दुकान खोल ली है। दराज वगैरह टाइप के बिजनेसेस बीच में इंटरमीडिएरी के तौर पे, इधर से दुकानदार रजिस्टर होता है, इधर से कंज्यूमर रजिस्टर होता है, और दोनों आपस में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं यूजिंग दराज। तो रिटेल का सेक्टर जो है वो काफी चेंज हो गया। पहले एक रिटेल का मतलब होता था जिसकी जितनी बड़ी दुकान होगी वो उतना ज्यादा कमाएगा। अब बड़ी दुकान नहीं, जिसकी जितनी अच्छी प्रेजेंटेबल दुकान होगी, जिसके जितने अच्छे रिव्यूज होंगे, जो इंटरनेट पे जितना ज्यादा विजिबल होगा वो उतना चलेगा। अब आपको 10-15 साल का ब्रांड नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा इंटरनेट चाहिए, एक अच्छा सेटअप चाहिए, एक अच्छी खूबसूरत वेबसाइट चाहिए, एक अच्छे तरीके से एक निजाम चाहिए, कुछ अच्छे रिव्यूज चाहिए, और आप एक 15 साल पुराने ब्रांडेड स्टोर के मुकाबले की सेल दे सकते हैं। इंटरेस्टिंगली, चाहे आपके पास वो माल नहीं भी पड़ा हुआ, आप वो ऑर्डर पकड़ के उसको डिलीवर करना है ना, आपने ऑर्डर पकड़ा और पास में से खरीद के उठा के उन्हें दे दिया, या आप इंटरमीडिएरी बन गए और आपने चीजों को लिंक कर दिया। तो अब ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड पाकिस्तान में भी बहुत बढ़ गया। लोग अब मॉल्स वगैरह में शॉपिंग वगैरह के लिए जो पहले जाया करते थे, अब मॉल में एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, मूवी देख लेंगे, कुछ खा लेंगे, हल्की फुल्की शॉपिंग भी कर लेंगे, और अक्सर जगह पे जाएंगे तो पता लग गया जी वो ये वाली चीज तो स्टॉक में नहीं है, ऐसा वो कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हम ऑनलाइन स्टोर से खरीद लेंगे। तो लोगों ने घर बैठे बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करनी शुरू कर दी, चीजें चेंज हो गई। तो टेक्नोलॉजी ने रिटेल और ई कॉमर्स वगैरह इनको अच्छा खासा डिस्टर्ब किया। एजुकेशन, मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ इस वक्त,
ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन है। आप लोग अलग अलग शहरों में बैठे हैं, कोई कराची में बैठा है, कोई इस्लामाबाद में है, कोई दीर में बैठा है, कोई कहीं बैठा हुआ है, हम आपस में कनेक्ट हुए हुए हैं। और सिर्फ अभी नहीं कनेक्ट हुए हुए, जब जब आप चाहें आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको ये एजुकेशन बार बार मिल सकती है, आप ये इस चीज को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। एजुकेशन सेक्टर के अंदर भी काफी चेंजेस आए। कौरसेरा एक बड़ा लंबा चौड़ा सेटअप है, यूडेमी, खान अकेडमी, कुछ फ्री मॉडल्स हैं, कुछ पेड मॉडल्स हैं, नियर पियर, अलग अलग तरह से डिफरेंट मॉडल्स हैं जो कि डिफरेंट तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जब ये लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से एजुकेशन के पैरामीटर्स चेंज हो गए। मुझे याद है कि एक जमाना होता था कि 2014 में आई गेस कि हमारे कॉलेज वाले बहुत एक्साइटेड थे कि मैंने तकरीबन कोई 770 के करीब बच्चों को पढ़ाया था, और वी वर वेरी एक्साइटेड कि यार 770 बच्चे इस फिजिकल 2014 में, कि फिजिकल दौर में 770 बच्चों को जो है वो पढ़ा लिया। कमरे का साइज मैक्सिमम 150 होता था, और जितने ज्यादा बैचेस पढ़ाएंगे उतने ज्यादा बच्चों को सर्व कर सकते हैं। तो 770 वाज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी दैट टाइम। अब बाउंड्रीज लेस हो गया है, तो मैं कैफ 3 कैफ 4 कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस लॉ 800 बच्चों से ऊपर चला गया ऑनलाइन में। बिजनेस लॉ में तो फिर फास्ट ट्रैक आया, उसमें तकरीबन 450 के करीब आ गए। फिजिकल क्लास तो अलग है, फिजिकल क्लास के अंदर से भी कई डायमेंशन निकल रही हैं। टेक्नोलॉजी से क्या हुआ कि मैं खुद 3000 से ऊपर बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गया। और ये टेक्नोलॉजी ना होती तो ज्यादा पढ़ाने का मतलब था ज्यादा मेहनत, हर क्लास में जाओ, वही चीज बार बार रिपीट करो, वही एक ही लेक्चर के 15 थ्रेड अलग अलग, दो अलग अलग टाइम पे वो चीज कराओ। टेक्नोलॉजी ने तो गेम ही डिफरेंट कर दी। टेक्नोलॉजी का मतलब है मैं अच्छी क्वालिटी का कंटेंट दूं, मैं ज्यादा लोगों को रीच कर सकता हूँ, और मैं फिर क्या करूं, मैं कम प्राइस चार्ज करूं, ज्यादा वॉल्यूम को टारगेट करूं, और मैं अगर अच्छा पढ़ा सकता हूँ या अल्लाह ने मुझे एक स्किल दी है तो मैं उसको ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकता हूँ। इस टेक्नोलॉजी की वजह से मैं अपने रेप्लिका क्रिएट कर सकता हूँ। आपको पढ़ा रहा हूँ, जब पढ़ा रहा हूँ, एक दफा पढ़ा रहा हूँ तो वही वाली चीज बार बार जा सकती है। मैं लाइव आ सकता हूँ, बजाय इसके कि मैं अलग अलग शहरों में जाऊं और क्लासें करूं। मैं एक जगह पे क्लास करूं और उसके बाद अलग अलग शहरों वाले लोगों के साथ लाइव सेशंस करूं, और लाइव सेशन में उनके साथ डिस्कशन करूं कि हाँ भाई क्या है और किस तरह से। तो हमारी फील्ड में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई है, टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को अफेक्ट किया है। मुझे याद है 2015-16 में मैं अक्सर एक सवाल पूछा करता था कि दुनिया में ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, हम लोग क्यों नहीं कर रहे। मैं, मेरे कॉलेज वाले भी मुझे डिस्करेज करते थे, वो कहते थे नहीं नहीं ये ऑनलाइन, ये बच्चों को नहीं समझ आनी, सारा कुछ है। तो मैं उस वक्त से ही फिर सोच रहा होता था। मैं 2015 में एक दफा अपनी एक लाइव क्लास कॉर्पोरेट लॉ का जो एक क्रैश कोर्स था वो लाइव ऑन एयर किया था। तो उसमें लोग तो कम आए थे, लेकिन हमें समझ आ गया था कि यस देयर इज अ प्लेस जिसमें काफी गैप है। वही बात है, टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है उसमें काफी गैप है। तब अपना ऑनलाइन वेंचर में बनाने के बारे में सोच रहा था, देन आई मेट नियर पियर। ये लोग टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे, और ये लोग डिफरेंट डायमेंशन में डिफरेंट पाकिस्तान के अलग अलग सेगमेंट्स पे काम कर रहे थे, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सीएसएस, फलाना फलाना। इनके साथ मिलकर डील किया, टेक्नोलॉजी इनकी तरफ की हुई, टीचर्स हमारी तरफ के हो गए। हम लोगों ने मिलकर एक सेटअप बनाया, और वो सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ फैला हुआ है इस वक्त। और मतलब एक ऐसा कॉलेज जिसकी अपनी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है। फिजिकल प्रेजेंस में दो अलग अलग ऑफिस तो हैं, एक सी नोट्स की टीम का ऑफिस है, एक नियर पियर का ऑफिस है, बट नियर पियर इटसेल्फ एक फिजिकल कॉलेज नहीं है, कोई फिजिकल उसकी प्रेजेंस नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ। यानी कि मतलब शायद इस मंथ के अंदर, जब हम इस मंथ के एंड पे चीजों को देखें, एंड करें, तो शायद 6000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम लोग सर्व कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टेस्टिंग इन प्रोडक्ट्स को भी सर्व कर रही है, बाहर के लोगों को सर्व भी कर रही है, दूसरे शहर के बच्चों को भी सर्व कर रही है। उसमें हमारे पास 7500 के करीब बच्चे आके टेस्ट दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी, पहले हम फिजिकल टेस्ट लेते थे तो बहुत बड़ी एनरोलमेंट होती थी, हमारे पास 400 या 500 लोग जो कि फिजिकल हमारे पास आके टेस्ट दे सकते थे। हमने उसको ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, चीजें डिफरेंट हो गई। तो मॉडल ये है कि कम पैसे लेने हैं, अच्छी क्वालिटी देनी है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है, और अल्टीमेटली डायमेंशंस ओपन होती चली गई। तो हमारी फील्ड को भी इसने काफी इम्पेक्ट किया है। वो पुराने सीनियर टीचर जो कहते थे कि बोर्ड से हमने कभी नहीं हिलना, आज स्लेटों पे आ गए हैं, आज टैब्स पे आ गए हैं। अब आज 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 एक पुराने टीचर को जो कंप्यूटर से दूर भागता था, विंडोज 10 चलानी आती है, उसको स्टाइलस को डील करता है, वो कैमरे पे आता है, कैमरे से शाये होते थे टीचर्स, कैमरे पे आके उन्हें बोलना पड़ रहा है। तो एजुकेशन सेक्टर भी बड़ा बुरी तरह से इस टेक्नोलॉजिकल जो वो है जंग, इसमें काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है। क्योंकि ये मेरा अपना
जाति वो आ गया था, तो इधर तो फिर मैंने एग्जांपल देनी थी ना। तो हमारे यहाँ भी अच्छा पुराने जमाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये था कि बच्चों के पास अच्छा इंटरनेट नहीं होता था। कोविड ने एक दफा सारे बच्चों को अपग्रेड कर दिया, सारे वालिदैन को अपग्रेड कर दिया। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ने कम पैसों में अच्छी क्वालिटी देना शुरू कर दी। फिर 4G 3G भी आ चुका था, चीजें काफी बेहतर हो गई। तो मुझे याद है 2015-16 में हमें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती थी ये समझाने के लिए कि ऑनलाइन अच्छा है, बट अब हमें वो जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती। हाँ, वो इनोवेटर्स वाली बात, हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया। कोविड में सब ऑनलाइन पे शिफ्ट हुए, तो वो गंदे तरीके से शिफ्ट हुए, उनको अभी तरीका नहीं आ रहा था, उसके प्रॉब्लम्स आ रहे थे। हम लोग चूंकि पहले से वो काम करते आ रहे थे, तो हमें वो एज मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने टाइम पे अपने आप को अपडेट कर लिया, और टाइम पे हमने लोगों को अच्छी क्वालिटी दी। तो ऑनलाइन सब कॉलेज के ऑनलाइन जाने से हमें लग रहा था हमें नुकसान होगा, हमें फायदा हुआ, क्योंकि जब लोग उनके ऑनलाइन में गए तो उसके बाद उन्हें पता लगा कि यहाँ पे उनको जो 4-5 फीचर्स मिल रहे हैं और ऑनलाइन हम उसको जिस तरह से मैनेज कर रहे हैं, हम उसको काफी बेहतर तरीके से डील कर पा रहे थे। तो यस, हमारे अपने सेटअप में ऑनलाइन एजुकेशन और ये जो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं और जो इंटरनेट है, उसने हमारे वेज ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज कर दी। इवन अब हमारे फिजिकल कॉलेज में हमें लाइव क्लास साथ देनी पड़ती है। मैं अगर आवाज लगाता हूँ मैंने सिर्फ फिजिकल पढ़ाना है, तो लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, आप खाली फिजिकल क्यों पढ़ा रहे हैं, हमने तो लाइव भी पढ़ना है साथ में। तो अब इतनी चीजें चेंज हो गई हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर आपने 2014 से स्ट्रेटेजिक स्पेस आइडेंटिफाई कर ली थी, वो जी मैंने उस वक्त भी एग्जांपल भी दी थी स्ट्रेटेजिक स्पेस की, 2014 नहीं 15 में। सर ये एडवांटेज है टेक्नोलॉजी का एजुकेशन, यस। मतलब आपकी रीच में सारी चीजें आ गई। आप देखें ना, आपको यहाँ बैठे बैठे इस वक्त पूरे पाकिस्तान के कॉलेजेस अपने अपने पोर्टल अब ऑफर कर रहे हैं कि अच्छा आप हमारे पोर्टल पे आए, आप हमारी प्रोडक्ट देखें, अच्छा आप ये देखें, अच्छा हम आपको फ्री में एंटर करते हैं, अच्छा आप आए, हम हमारी रिवीजन क्लास लें, आप हमारा ये सेटअप लें, वो सेटअप लें। तो कर तो सारे मार्केटिंग के लिए रहे हैं, लेकिन क्या होगा, बच्चे को एक बेनिफिट मिलेगा। वो जो मेरा विजन था कि लोगों को सर्व किया जाए, पूरी कम्युनिटी का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो उसको इम्प्रूव किया जाए, अल्हम्दुलिल्लाह आज लेवल ऑफ एजुकेशन भी इम्प्रूव हो गया है। एजुकेशन बच्चों के लिए इजी भी हो गई है, कन्वीनियंट भी है और सस्ती भी हो गई है। और क्या चाहिए, हमारी वो क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन फुल शूटम शूट। सबसे अच्छी तरह से एजुकेशन वाला पोर्शन समझ आया है, ये दिल से निकला है ना, अंदर से ऐसे। ठीक है जी। तो सेशन कब एंड होगा, बस जब ये हमारी टेक्नोलॉजी का डिस्ट्रप्शन खत्म हो जाएंगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा फास्ट रहूं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली काफी ज्यादा चेंजेस आई हैं। टेक्सटाइल पुराने जमाने में हाथ से बनाई जाती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मशीनें आई, मशीनों में बनना शुरू हो गया, फिर डिजाइन वगैरह आए, फिर इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ तरह के डिजाइनर ऐड हुए, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर पे डिजाइनिंग करते हैं, फिर कपड़ों के ऊपर उसको डालते हैं, फिर कपड़े की सेलिंग वगैरह के अंदर, फिर इवन कौन से धागे के साथ कौन सा धागा जोड़ना है, किस धागे का किसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, कौन सी तरह का खद्दर होगा तो उसमें कौन सी चीज की क्या मिक्सिंग होगी। जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी को आप यूज करते गए, उतना ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छे बिजनेसेस बनाते गए, मुख्तलिफ मशीन इस्तेमाल हो रही है, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। अब आज के दौर में सिर्फ आपको ने बस धागा आगे सप्लाई करना है, और उसके बाद मशीन को आपने पूरा पैरामीटर दे दिया, वो एंड रिजल्ट आपके सामने फाइनल प्रोडक्ट तैयार हालत में लाता है, जिसपे सब कुछ हुआ हुआ होता है। पूरे पूरे बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो कि पहले लेवल से लेकर आखिरी लेवल तक सारे काम तेजी से करते जा रहे होते हैं। कटिंग खूबसूरत हो गई है, प्रिंटिंग अच्छी हो गई है, डिजिटल प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, डिजिटल कटिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, जो डिसेंसी है वो आ गई। तो हाथ से बने हुए कपड़ों में जो एरर्स रह जाते थे, मशीनों ने क्या किया, एक तो वॉल्यूम को 10 गुना कर दिया, कॉस्ट कम कर दी, लेबर की कॉस्ट कम कर दी, और अल्टीमेटली बिजनेसेस को ज्यादा कंपेटिटिव कर दिया। तो आज अगर कोई अपने फिजिकल उसके साथ बिजनेस के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को देख रहा होगा जिसमें बहुत ज्यादा डिजिटलाइजेशन है, मशीनें हैं, तो ऑब्वियसली जिसके पास मशीनें और डिजिटलाइजेशन ज्यादा है वो छोटे बिजनेस को तो खा जाएगा, वो तो बहुत आगे से आगे निकल जाएगा। तो बिजनेसेस को समझ आ गई कि टेक्नोलॉजी इज मच इंपॉर्टेंट फॉर टेक्सटाइल एज वेल। इसी तरह से अपनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट को भी यूज कर रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू अपने ऑर्डर्स कर रहे हैं, कहाँ से कपड़ा खरीदना है, कहाँ से क्या चीज आनी है। यानी कि अब हर चीज ही डिजिटल हो गई ना, उन्होंने अपने सेलिंग पॉइंट भी डिजिटल कर दिए। अब देखें कपड़े के बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिनके ऑनलाइन स्टोर्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस जो बना बनाया कपड़ा, खूबसूरत सा कपड़ा बेच रहे हैं, उनकी ज्यादा सेल अब फिजिकल आउटलेट्स के बजाय ऑनलाइन हो रही है। वो ऑनलाइन फेसबुक के अंदर घुस के अपनी मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक में टारगेट रखते हैं इस शहर की ये वाली खवातीन जिनका ये इंटरेस्ट हो, उनको हमारा एड नजर आए। खवातीन को एड नजर आता है, वो अपने घर वो बैठ के जो है वो
व्हाट्सएप पे फेसबुक के दरमियान ऐड नजर आए, ऐड में अचानक से उनको एक और मॉडल के ऊपर वो कपड़े पहने हुए इतने अच्छे लगते हैं, उनको लगता है कि मैं भी अगर ये कपड़े पहनूंगी तो मैं भी इतनी अच्छी लगूंगी। तो बिजनेसेस ने उनको अट्रैक्ट किया, उनको जनाब कहा अच्छा आपको ये डिस्काउंट मिलेगा, ये कूपन मिलेगा। तो जनाब आप जब घर पहुंचो तो पता लगता है कि हराली ने जनाब 2 सूट ऑर्डर भी किए हुए हैं। तो वो पुराने जमाने की बातें खत्म हो गई। तो टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन ने एक आम शहरी पे बड़े खतरनाक असरात वो मुरतब किए कि अब घर बैठी खवातीन जो है उनको पता लग गया है कि कौन कौन से ब्रांड की क्या क्या चीज अच्छी है और कौन सी चीज खरीदी जा सकती है। ऊपर से जालिम ये बैंक, वो बैंक का जनाब इलेक्ट्रॉनिक मनी है, वहां से फट करके ऐसे करके ऑर्डर दिया और उसके बाद जी वो आपने जो पैसे भेजे थे वो तो खत्म हो गए, वो उसको जरा टॉप अप कर दीजिएगा। ठीक है जी भाई, बिल्कुल सही है। शादी से पहले इजी लोड, शादी के बाद जो है वो लोड ही लोड, मतलब जो है वो बस पैसे भरते जाओ अकाउंट में और पैसे निकालते जाओ। बिजनेसेस बिजनेसेस ने डायमेंशंस बदल दी, टेक्नोलॉजी ने दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस बदल दी। पहले घर से निकल के जाना एक दिक्कत वाला काम होता था, टाइम निकालेंगे जाएंगे शॉपिंग करेंगे, पसंद आई नहीं आई थक गए वापस आ गए। अब ना थकन है ना कुछ और, आराम से बैठो घर में और जो है वो व्हाट्सएप पे कोई ना कोई लिंक नजर आया क्लिक करो और बस मार्केटर्स की दुनिया में एंटर हो जाओ और एंड पे कोई ना कोई चीज खरीद के निकलोगे, चलो मजा तो आए ना। खैर, इसमें किताब ने हमारे एग्जांपल दी है स्पोर्ट्स वेयर की, ड्राई फिट रेवोल्यूशन नाइकी। ऑल्दो एग्जांपल्स हम ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करें, लेकिन ये एग्जांपल किताब ने आई बिलीव के फॉर्मेटिंग एरर की वजह से मेन टेक्स्ट बना दिया। नॉर्मली क्या होता है, उनकी एग्जांपल थोड़ी सी राइट अलाइंड होती है और नजर आ रहा होता है वो अलग सा एग्जांपल है, लेकिन गालबन किताब से गलती से ये एग्जांपल उठ के मेन टेक्स्ट के अंदर चली गई। तो डेफिनेट एग्जांपल उन्होंने दी, उन्होंने कहा जी पुराने जमाने में क्या होता था कि मुख्तलिफ कपड़े होते थे जो कि एथलीट्स पहनते थे, उसके साथ खेलते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा कपड़ों के अंदर डिजाइनिंग आना शुरू हो गई, कुछ कटिंग होना शुरू हो गई, कुछ इस तरह के डिजाइन बन गए कि जो एथलीट्स के लिए पहनने में कंफर्टेबल थे, वो जरा इजी भाग लेते थे। उस तरह के निकर्स आ गए, उस तरह की टी शर्ट्स आ गई जिसमें उनकी मूवमेंट आसान हो गई। नाइकी ने वहां पे एक डिफरेंट तरह से चीजों को रेवोल्यूशनाइज किया। उसने ये देखा कि कुछ ऐसे यर्न्स हैं, कुछ ऐसे फाइबर्स हैं, कुछ ऐसे फैब्रिक्स हैं जो कि ये टेक्नोलॉजी रखते हैं या जिसके अंदर ये फीचर है कि वो मॉइस्चर को जस्ट करके अपनी आउटर लेयर से फारिग कर सकते हैं। उन्होंने ये तजर्बा किया, शर्ट्स के ऊपर तजर्बा किया, तजर्बा बड़ा अच्छा रहा। यानी कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उन्होंने डिफरेंट चीजों को जोड़ा और इस तरह के कपड़े बनाए जिससे जो जब एक स्पोर्ट्समैन ने वो कपड़े पहने हुए हैं और वो भाग रहा है और उसको पसीना आ रहा है, तो पसीने के बाद लोग हल्का हशर हुआ हुआ होता है, बॉडी बहुत ज्यादा गर्म फील कर रही होती है और बंदा हाँफ रहा होता है और उसके बाद वो थक जाता है। कपड़ों ने क्या किया, मॉइस्चर को जस्ट किया, आउटर लेयर से बाहर निकाल दिया। जब आप जस्ट करके आउटर लेयर से बाहर निकालेंगे तो अंदर का जिस्म ठंडा हो जाएगा। तो हुआ ये कि लोगों की थकन कम होना शुरू हो गई, लोगों को पसीना कम आना शुरू हुआ, वो जो आवाजार हो जाते थे थोड़ा सा स्पोर्ट्स करके वो जरा ज्यादा देर तक स्पोर्ट्स करने लग गए, जस्ट बिकॉज के एक कंपनी ने एक अच्छी रिसर्च करके और एक अच्छा इस तरह का एक टी शर्ट बनाई जो कि लोगों के लिए पहनने में भी कंफर्टेबल थी और देर पा भी थी। तो ये बेसिकली इनका ड्राई फिट टेक्नोलॉजी थी जो कि फिटेड शर्ट्स के अंदर लोगों को ड्राई रखने में काफी हेल्प करती थी। तो ओलंपिक्स के अंदर इससे भूचाल आ गया। अब ज्यादातर स्पोर्ट्स के अंदर जो लोग डील कर रहे होते हैं तो वो इनकी प्रोडक्ट लेते हैं। जॉगर्स पे भी इन्होंने काम किया, उसके अंदर इस तरह से चीजें की, इस तरह से ह्यूमन बॉडी उसमें कौन सी पोर पे कितना वजन पड़ना चाहिए, किस तरह से है, तो मेडिकेटेड शूज और इस तरह की चीजें बनाई जो पहनने में लाइट है, यानी कि बंदे ने जॉगर पहना हो तो उसे पता ही नहीं लगेगा उसने जॉगर पहना होगा, वो भाग रहा हो तो उसे भागते हुए थकन भी ना हो रही हो, उसके पाँव पे प्रेशर भी अनइवन ना पड़ रहा हो। तो मतलब ऐसी जगह जहां लोग नहीं सोच रहे थे कि रिसर्च हो सकती है, उन्होंने वहां पे भी रिसर्च की और डिफरेंट मटेरियल के जॉगर्स, टी शर्ट्स, कैप्स और इस तरह की चीजें बनाना शुरू कर दी, जिससे टेक्नोलॉजी को फायदा उठाते हुए वो अपने बिजनेस में आगे से आगे निकल गए। और देखते हैं सेक्टर्स। सोलर रिन्यूएबल एनर्जी, आपको पता है ये पिछले 8-10 साल से काफी तेजी से ये चीज है। जब पाकिस्तान में जरदारी वाले एरा में अब नॉर्मली लोड शेडिंग वाला इशू आया, जब 18-18 16-16 घंटे लाइट जाना शुरू हो गई, तो लोगों को समझ आ गया कि मुल्क में बिजली कम हो रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता सोलर एनर्जी की तरफ जाना शुरू हो गया। सोलर एनर्जी शुरू में महंगी थी, अब आसान है, अब इतनी महंगी नहीं है। आप अपने घर के ऊपर एक पूरा सेटअप लगा लेते हैं और उसके बाद क्या होता है कि आपका घर तकरीबन पूरा दिन सोलर एनर्जी पे होता है, इंक्लूडिंग आपका एक आध एसी भी चल जाता है उसमें। और उसके बाद क्या होता है, फिर वो जो स्टोर की होती है उन्होंने एनर्जी, कुछ तो लाइव आपको दी होती है, कुछ स्टोर की होती है ड्राई बैटरीज में, फिर आप वो बैटरी वाली एनर्जी कंज्यूम करते हैं और फिर आप असल वाली एनर्जी की तरफ आते हैं, जिसकी वजह से आप 5 से 10% वाटा की बिजली इस्तेमाल करते हैं और 90% जो है वो आप आसमानी बिजली को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। फिर क्या हुआ,
नवाज शरीफ एरा में जो इससे पीछे गुजरा था, उन्होंने लोगों को सोलर की तरफ शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि जरदारी दौर में बिजली के बहुत ज्यादा मसले आ गए थे, इन्होंने पावर लोड को मैनेज करना था, इन्होंने मोटिवेट करना शुरू कर दिया, इन्होंने रिवर्स मीटरिंग का कॉन्सेप्ट वो दिया कि ठीक है जी, आप सोलर का पैनल लगवाएं, आप खुद भी बिजली यूज करें, और अगर आपका लाइव वो हो रहा है, चल रही है, आपकी बैटरीज में भी स्टोर हो रही है और फिर भी मजीद बिजली बन रही है, तो बिजली रिवर्स होकर आपके मीटर के थ्रू गवर्नमेंट के वापडा के सिस्टम में ऐड होना शुरू हो जाए, तो आपके मीटर की जो रीडिंग पॉजिटिव तक चल रही थी कि इतने मीटर कंज्यूम हो गए, वो रिवर्स चलना शुरू हो जाए, यानी कि आप वापडा से बिजली लेने के बजाय वापडा को बिजली देना शुरू करते हैं। उससे फायदा ये हुआ कि वो जो आपका बिजली की थोड़ी बहुत कॉस्ट थी वो भी माइनस होना शुरू हो गई और कई दफा नेगेटिव में बिल आना शुरू हो गए। तो एक रिवर्स मीटरिंग का कॉन्सेप्ट दिया था, कुछ अर्से चला, फिर उसके बाद आज के दौर में उसका दोबारा से सत्यानाश हो गया होगा, आई कैन सेंस, क्योंकि गवर्नेंस के काफी ज्यादा इश्यूज रहे हैं। तो ये सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इसने डायमेंशंस काफी बदली हैं, आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे शिफ्ट हो रही है। मैंने देखा है कि लाहौर में जगह जगह पे मुख्तलिफ जो पोल्स हैं उनके ऊपर उन्होंने सोलर पैनल लगाया हुआ है कि वो दिन भर बिजली लें, थोड़ी सी अपनी उसके अंदर स्टोरेज है और पूरी रात वो जलता रहे, तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक दफा भी दोबारा खर्चा नहीं करना पड़ेगा और जो है वो बिल्कुल लाइट हर वक्त चलती रहेगी। लाइट है या नहीं है, जो उनकी स्ट्रीट लाइट्स हैं या जो उनकी मेन सड़कों पे लाइट्स हैं वो चलती रहेंगी। तो इस तरह के सेटअप है। इसने जाहिर है एनर्जी की मार्केट में काफी ज्यादा चेंज लेके आया। वो कंपनियां जो एनर्जी सप्लाई करती हैं उनको इससे काफी ज्यादा चैलेंजेस हैं, और बजाय इसके कि वो उसको चैलेंज के तौर पे ले, व्हाई नॉट कि वो भी सोलर एनर्जी से अपनी प्रोडक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि जो तेल है उसे प्रोड्यूस करना महंगा है, कुछ और तरीके उनसे प्रोड्यूस करना महंगा है, बाहर से चीजें लेते हैं। तो अगर आप बड़े बड़े पैनल लगा लें तो गेम आसान हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे गाँव में ट्यूबवेल और इस तरह के बड़े मसले होते हैं कि जी बिजली आ रही है, नहीं आ रही। ट्यूबवेल उनका वन ऑफ द बड़ा खर्चा उनका ये होता है कि ट्यूबवेल चलाने पे उनका, वो क्या करते थे, ट्रैक्टर के साथ उसे कनेक्ट करते थे, ट्रैक्टर में डीजल डालते थे, ट्रैक्टर के इंजन की पावर से उनका ट्यूबवेल चल रहा होता था। अब उन्होंने कुछ यूनिट्स लगाए हैं, एक दफा का खर्चा है, लेकिन अब उसके बाद उनको खर्चे की फिक्र ही खत्म हो गई है, बिजली आ रही है गवर्नमेंट की या नहीं आ रही, उनका ट्यूबवेल जब उन्हें चाहिए उस वक्त चल जाता है और वो चलते हुए उनसे एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लेता, क्योंकि सोलर की स्टोर हुई कॉस्ट होती है। तो सोलर रिन्यूएबल एनर्जी अगले सालों में फ्यूचर यही है। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस पे आएंगे और गवर्नमेंट को फिर एकदम से एहसास होगा कि ये क्या है, जो सूरज के अभी तक हमने टैक्स नहीं लिया, तो फिर गवर्नमेंट अचानक से एक टैक्स लेके आएगी, सन टैक्स। शायद आपको मजाक लग रहा हो, लेकिन कोई पता नहीं 5-6 साल बाद आप ऐसा टैक्स देख रहे हो कि जी सूरज से क्योंकि एनर्जी ली जा रही है और सूरज चूंकि पाकिस्तान की बाउंड्री में चमक रहा है, तो गवर्नमेंट हैज द राइट के पाकिस्तान में आने वाला सूरज से लेने वाली जो पावर है वो पाकिस्तानियों को क्यों मिल रही है। तो इसके ऊपर पहले तो वो डिवाइसेस खरीदने पे टैक्स होगा, फिर हर महीने जितनी बिजली कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर टैक्स होगा। तो गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होगी कि इसको भी फ्री ना रहने दिया जाए। खैर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट तो आप समझते हैं, इंटरनेट डिफरेंट चीजों को आपस में कनेक्ट करना, डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना। फिर एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें मुख्तलिफ चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल एक यूपीएस है, यूपीएस के साथ 2 बैटरीज लगी हुई हैं और घर का एक पूरा निजाम है, मैं इसको कह सकता हूँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, क्योंकि ये 3-4 तारों के थ्रू एक नेटवर्क सा बन गया है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इंटरनेट जरूरी नहीं कि सिर्फ नेटवर्क से नेटवर्क को, इंटरनेट का मतलब है कोई भी चीजें जो आपस में कनेक्ट हुई हुई हैं। तो आईओटी एक कॉन्सेप्ट होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में फर्ज करें 15 तरह की पावर सप्लाई जा रही है, 25 तरह की मशीनें लगी हुई हैं, किसी मशीन को वोल्टेज कम जाना है, किसी को ज्यादा डालना है, तो दरमियान में मुख्तलिफ ट्रांसमीटर्स लगेंगे, दरमियान में मुख्तलिफ पीसेस लगेंगे, बॉक्सेस होंगे जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को देखेंगे, पकड़ेंगे और उस हिसाब से कंट्रोल करेंगे। जापान में अगर बहुत ज्यादा बुलेट ट्रेन चल रही हैं, बहुत ज्यादा जगह एक नेटवर्क है, या लंदन के अंदर जो है वो जेर जमीन रेलवे और इसका मुख्तलिफ निजाम है और अक्सर चीजें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पे चल रही हैं, मैग्नेटिक सिग्नल्स पे चल रही हैं, तो देयर मस्ट बी सम लाइंस जो कि कनेक्ट हुई हुई हैं कुछ नेटवर्क्स के साथ, और वो नेटवर्क कुछ पावर सोर्सेज से कनेक्ट हुए हुए हैं, और कौन सी ट्रेन को कब किस पावर में कितनी चीज एनर्जी देनी है, किस जगह से किस जगह, कब उसने रुकना है, कब उसके दरवाजे खुलने हैं, कब उसमें बिजली रहनी है, इन सारी चीजों के लिए आपको डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट टूल्स लेके आने हैं। दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पावर जनरेशन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल आया, यानी कि गवर्नमेंट भी अब इस तरह के कुछ स्मार्ट ट्रांसफार्मर्स यूज कर सकती है, जिस स्मार्ट ट्रांसफार्मर को वो बताएं कि जी अब कहाँ कितनी पावर सप्लाई करनी है।
ऐसा हो सकता है कि वापडा के एक ऑफिसर घर बैठा हुआ है, अचानक से जो है कॉल आई कि जी हमारे इलाके में बिजली नहीं है, तो फौरन से वो ऐसे करके अपनी स्क्रीन खोले और स्क्रीन पे नजर आ रहा हो कि हाँ भाई वो वाला जो पावर ट्रांसफार्मर है वहां से पावर आगे नहीं जा रही, थोड़ा सा उसको ड्रिल करे तो पता लगे कि उसको आने वाली 4 लाइन में से तीसरी लाइन जो है वो उसको सही से पावर सप्लाई नहीं कर रही। उस तीसरी लाइन को यहाँ नेटवर्क में जरा क्लिक करे तो पता लगे कि उसके पीछे से जो 5 कनेक्शन आ रहे थे 2 जगह पे अचानक से एनर्जी डाउन होने की वजह से चीज फारिग हो गई। तो शायद वो अपनी जगह पे बैठे बैठे उसको ना सिर्फ देख ले बल्कि उसको ठीक भी कर ले अपने सिस्टम पे देखते हुए। तो गेम बड़ी डिफरेंट हो सकती है। जैसे मैंने भी आपको ये नेट मीटरिंग की बात की, रिवर्स मीटरिंग की बात की। रिवर्स मीटरिंग भी तो एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स है जो कि बिजली के सोर्स से कनेक्ट हुआ हुआ है, एक तरफ आपदा से कनेक्ट हुआ हुआ है, एक तरफ बैटरी, सन और वो सारों को कनेक्ट करके बड़ा इंटेलिजेंटली देख रहा है कि कब मैंने घर को बिजली देनी है, कब मैंने बैटरियों को बिजली देनी है, कब मैंने वापडा को बिजली देनी है, कब थोड़ी सी वापडा से बिजली लेनी है। तो जितना ही इंटेलिजेंट मीटर होगा, जितना आपने इस पर खर्चा किया होगा, उतना खूबसूरती से ये आपकी बिजली की कॉस्ट कम करता चला जाएगा। तो जो पावर सप्लायर्स हैं, पावर जनरेटर्स हैं, उनको बड़ा फायदा होगा, उनकी पावर मैनेजमेंट वगैरह। तो डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी को जब आप यूज करेंगे पावर सेक्टर के अंदर, पावर सप्लाई के अंदर, डिफरेंट थिंग्स के अंदर, उनकी कनेक्टिविटी के अंदर, तो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे डिफरेंट तरह की एप्लीकेशन में और डिफरेंट चीजें। और अब आप घर बैठ के जिस तरह से ऑनलाइन बैंकिंग हो सकती है, इस तरह से घर बैठे बैठे पूरा पावर का एक सिस्टम, पूरा का पूरा एक शहर का जो रेलवे का निजाम है वो एक छोटी सी ऐप से कंट्रोल किया जा सकता है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से आ रही हैं और चीजें डिफरेंट होती जा रही हैं। तो हम लोगों ने इस चैप्टर पे भी सरासर गुफ्तगू की, लेकिन गुंजाइश हमेशा की तरह वक्त में कम थी, लेकिन कोशिश ये की है कि हम जरा देखें कि टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट बिजनेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया। अब जो हमारे चैप्टर बच जाते हैं वो है चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 जिसमें आईटी के ऊपर मजीद बातें, ये तो हमने इन्वायरमेंट पे देखा है ना, बिजनेसेस पे देखा है। अब देखेंगे आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। तो हमने जो 2 सबसे बोर चैप्टर है, आप सोचेंगे कि अगर वो बोर हैं तो आज हमने क्या पढ़ा है। जो 2 सबसे बोर चैप्टर है वो हमने अपने कल के सेशन के लिए रखे हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला हम पहले सेशन में चैप्टर 4 पे काफी गुफ्तगू करेंगे। फिर जितना टाइम बचेगा चैप्टर 1 जिसमें पाकिस्तान के किस किस जमाने में कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर के दौर में क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तो कल हम माशरती अलूम, सोशल स्टडीज जो है उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो पेस्टल कंप्लीट है इसको बस एक दफा स्किम करना है, जो असल गेम है वो हम लोगों ने पढ़ ली हुई थी। वो चैप्टर नंबर 7, 8 और 9 है, जिसमें से आप मेजोरिटी पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगेन इसका ये मतलब नहीं कि हमने चैप्टर्स छोड़ देने हैं, हमने इन चैप्टर्स को करना है, लेकिन थोड़ा तेजी से करना है इंशाल्लाह। वाह जी वाह, उन्होंने कहा सर आपकी 3 शादियां हो गई। वाह जी, ये इन्होंने मेरे सर में 3 ग्लोमड़े देख के तो नहीं कहा कि सर आपका सर मैंने देखा तो उसमें 3 गैप थे तो आपकी 3 शादियां हो गई होंगी। सर इसमें से सवाल आ सकता है, असूलन तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक जदीद चीज है और शायद आईकेएफ चाहे कि बच्चों को जिद्दत का पता हो, तो हो सकता है वो आपसे कह दें कि जी फलाना सेक्टर के अंदर आप बताएं टेक्नोलॉजी ने क्या किया। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा लेक्चर आपने सुना हुआ है तो आपने डिफरेंट सेक्टर पे मेरी मुख्तलिफ गुफ्तगू सुनी, आप पेपर में उस तरह के सवाल को उस तरह से डील कर सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे ये चीजें टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज लेके आ सकती है। सर पीटीआई गवर्नमेंट से आपको ज्यादा ही तंग नजर आ रहे हैं। ये आपसे क्या मुराद है? आपसे मुराद सारे पाकिस्तानी? मैं इस वक्त सारे पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। सर एमसीक्यूज के बारे में बताएं। सबसे पहली बात ये कि मैं अभी अब्दुल अजीम साहब के साथ कल भी मेरी रात सेटिंग हो रही थी आईकेएफ के सेशन के बाद। तो हम यही कह रहे थे कि आईकेएफ ने इंतहाई अजीब सी हरकत की है। इस पेपर को पहले इसका मिजाज इतना मिक्सा बनाया हुआ है, इसमें अब असूलन एमसीक्यू नहीं डालने चाहिए। एमसीक्यू डालने के बाद खुद अपना स्कोप कम कर दिया। तो इस पेपर के एमसीक्यूज की अलग से तैयारी नहीं करनी है। अगर आपने चीजें पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं, तो हमारे वाले एरिया में अगर एक सवाल आता है तो आप लॉजिक से आंसर कर सकते हैं। न्यूमेरिकली हो सकता है कोई छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने आए जिसमें आपने सॉल्व करके उसका एक जवाब निकालना हो, तो असूलन इसमें एमसीक्यू नहीं होने चाहिए थे। लेकिन हमारे हमारे वाले पोर्शन में एमसीक्यू की अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कंटेंट तैयार किया हुआ है तो पेपर में वो एमसीक्यू को आप वैसे ही आंसर कर सकते हैं, उसके लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। लॉजिकली जितने साउंड होंगे उतना आपके लिए एमसीक्यू आसान हो जाएगा। सर टेक्नोलॉजी के ज्यादा एडवांटेजेस ही हैं, डिसएडवांटेजेस तो बनते ही नहीं है। नहीं है ना डिसएडवांटेजेस, लोगों का फोकस आउट हो जाता है।
टेक्नोलॉजी इतनी है, जब आपको एक वक्त में 150 चैनल देखने को मिलते हैं तो आप कुछ भी नहीं देख पाते। टेक्नोलॉजी इतनी है कि यूट्यूब पे आपको काम की वीडियो नहीं मिलती। टेक्नोलॉजी इतनी है कि आपको एक वक्त में जो है वो 25 टीचर्स के लेक्चर्स मिल रहे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं यार हम कौन से टीचर को पढ़ें, और सबके लेक्चर उठा उठा के सेव करते रहते हैं और एंड पे पढ़ते कुछ भी नहीं है। तो ओवर इन्फॉर्मेशन भी अच्छी नहीं होती। फिर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा कनेक्टेड है डिवाइसेस के साथ, हर वक्त आंखें हमारी स्क्रीन पे लग रही हैं, हमारे मैक्सिमम टाइम इन मशीन्स के साथ गुजर रहे हैं। हम सब लोगों की लाइफ आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, हम लोग छोटी एज में बूढ़े होना शुरू हो रहे हैं, हम लोग ज्यादा बैठना शुरू हो गए हैं, हम लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं। तो टेक्नोलॉजी के आपके जिस्म पे, आपकी ओवरऑल किरदार पे, आपकी ओवरऑल माशरे पे बड़े ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। एक भाई ने हैरान होकर पूछा सर एमसीक्यूज भी हैं? जी भाईजान, वो एमसीक्यूज आई के अपने अपने मॉडल पेपर में दिए हैं, जिसकी वजह से हम बड़े गमो गुस्से का इजहार कर रहे थे। सर वैसे मोस्टली स्टार्टिंग के चैप्टर से पूछ सकता है एमसीक्यू। देखिए अगर उसने तंग करना हो तो स्टार्टिंग चैप्टर से पूछे। सूरन, जो हमारा सिलेबस की जो वेटेज और एरिया है ना, वो साफ चीख चीख के बता रहा है कि आईकेएफ का फोकस शुड बी 7, 8 और 9। हाँ, अगर पेस्टल की तरफ आए तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इस पे इतनी एनर्जीज लगाएं, क्योंकि आपने न्यूमेरिकली भी चीजों को तैयार करना है अच्छा खासा। तो 1 से लेके 5 तक मैं चाहता हूँ कि आप तेजी से पढ़ें, समझ के पढ़ें, बट रटा मारने की नियत से ना पढ़ें। वो मेरी कोशिश है थ्रू आउट सेशन में, जो मैं बार बार यही तबलीग कर रहा हूँ। तो फाइनेंस के पोर्शन के हैंडआउट्स कब तक आ जाएंगे, ये आप फाइनेंस के टीचर से पूछे ना। मैं इस सेशन में फाइनेंस को डील नहीं कर रहा। अब चाहे बजटिंग में मेरे अपने हैंडआउट्स हों या वो चीजें हों, लेकिन इस वक्त क्योंकि मैं खाली थ्योरी के एरिया को सपोर्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 1 से लेकर 9 तक मेरा स्कोप है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप जिस भी टीचर से न्यूमेरिकली पढ़ के बैठे हैं, मैं आपको थ्योरी के पोर्शन में सपोर्ट करूं, मैं आपकी आधी मदद कर दूं, ताकि ये एरिया जो आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि आप न्यूमेरिकली साउंड है, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इस एरिया जो कि टिपिकली अजीब सा लग रहा है और सारे टीचर्स ने बेजारी का ऐलान कर दिया कि यार ये फजूल बात है, हम नहीं पढ़ाएंगे, ये बस खुद ही से देख लेना, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं तमाम लोगों को उस एरिया में सर्व कर सकूं। इस वक्त आज की डेट में मैं एक टेक्नोलॉजी वो न्यूमेरिकल टीचर के तौर पे आपके सामने नहीं हूं। तो न्यूमेरिकल टीचर के तौर पे मैं अभी नहीं हूँ। अगले सेशन में शायद मैं उस एरिया के ऊपर जो है वो नोट्स वगैरह लोगों को डेवलप करके दूं, लेकिन अभी मैं इस सेशन में सिर्फ एक हेल्पिंग सपोर्ट टीचर के तौर पे। सर आप बजट और एनपीवी की हैंडआउट्स प्रोवाइड करते हैं। सर मैं बजट और एनपीवी की हैंडआउट्स आपको तब समझ आएगा ना जब आपने मेरा लेक्चर लिया वो होगा, क्योंकि होता ही है कि हर टीचर अपने तरीके से चल रहा होता है। तो खामखा किसी और टीचर को स्विच मत करें। जिस टीचर से जहां पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, आप उसी की हैंडआउट्स, उसी की चीजों को यूज करें। ये बड़ा गलत होता है कि आप ना अलग अलग टीचर्स के हैंडआउट्स यूज करते हैं, फिर परेशान होते हैं। हाँ, थ्योरी में मुझे पता है कि मेरी स्पेशलाइजेशन थोड़ी सी बाकियों से ज्यादा है, तो इसलिए मैं इधर खुल के हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन न्यूमेरिकली जो फाइनेंस के टीचर्स हैं, कॉस्ट के टीचर्स हैं, मेरे से काफी ज्यादा तजर्बे वाले टीचर्स हैं, जरूर उनको फॉलो करें। मैं न्यूमेरिकली मेरा तजर्बा बहुत ज्यादा नहीं है, मैं चलता लॉजिकल हूँ मैथमेटिकल तरीके से, लेकिन अगेन तजर्बा ऑब्वियसली और टीचर्स का ज्यादा है। जी, हैंडआउट्स का वेट ना करें, न्यूमेरिकल में मेरे हैंडआउट्स का वेट ना करें। मैंने बिल्कुल एक दफा भी कमिट नहीं किया इस पूरे सेशन में। सर जिसने अभी तक न्यूमेरिकल पढ़ा ही नहीं वो क्या करें? वेरी गुड, छा गए। इंतजार करें कि कोई टीचर न्यूमेरिकल रिवीजन क्लास दे रहा है। जैसे सीएमएडीजी पे मेरी रिवीजन क्लास हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 और टीचर्स जो है वो एमएफए की रिवीजन क्लास कराएंगे। लुकमान साहब करवाएंगे और अदील साहब करवाएंगे। तो ये दोनों टीचर्स जो है वो एसीसी में भी डील करते रहे हैं, और दोनों का बड़ा अच्छा वास्ट एक्सपीरियंस है फाइनेंस को लेके। तो सीएमएडीजी का नंबर आप कहीं ना कहीं से आपको पता लग जाएगा, वो तो काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, तो आप उनसे राब्ता करके, और बल्कि शायद इसके अंदर भी आपका नंबर उनके पास होगा, आपको कोई ना कोई उनका मैसेज जरूर आ जाएगा अगर आपने अपना नंबर रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया है। तो उनका अभी आगे शुरू होना है, मैं भी फेसबुक पे शेयर करूंगा। अभी हमारी जो असल रिवीजन क्लासेस शुरू होनी है वो 10 तारीख से शुरू होनी है। ये मैंने बीच में वैरायटी कर दी थी क्योंकि मेरा आईकैप का सेशंस वगैरह भी था, तो इसलिए मैंने फिर एमएफए के थ्योरेटिकल पोर्शन में मुझे नजर आ रहा था कि थ्रू आउट जगह जगह लोग जो पढ़े थे उनको परेशानी थी, तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की थी कि मेरी ये थ्योरी वाला पोर्शन की रिवीजन मेरी इसमें ऐड कर दें। ठीक है जी, मेरे ख्याल में अभी बातें तो करते जाएंगे तो कभी भी खत्म नहीं होंगी। नमाज भी हम लोगों ने स्ट्रेच कर लिया टाइम उसका। सर काइंडली चैप्टर 13 भी करवा दे। एक दफा पहले मेरा अपना स्कोप खत्म होने दें, फिर आईकेप की भी रिवीजन क्लास मेरी चल रही है।
मैं नेक्स्ट वीक में देखता हूँ अगर कुछ मैं हिम्मत कर सकता हूँ। मैं कमेंट नहीं कर रहा, 100% कमेंट नहीं कर रहा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं रिस्क मैनेजमेंट के नोट्स वगैरह बना दूं, और अगर एक दफा नोट्स बना दिए तो उसके ऊपर एक आध सेशन भी कोशिश करूंगा कि कर लूं इसी तरह से, जैसे ये फ्री सेशन है इसी तरह से बीच में। नहीं कर सका तो मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, ये जो लेक्चर मेरे यूट्यूब पे जिस जगह जा रहे हैं ना, बस आप उस यूट्यूब को तकरीबन 2 हफ्ते बाद, 1.5 हफ्ते बाद भी देखिएगा तो शायद आपको रिस्क वाले चैप्टर का भी वहां पे डिस्कशन नजर आ जाए। ठीक है जी, मेरे ख्याल में वैसे बंद करते हैं ताकि मैं भी अगले सफर पर रवाना हूँ, आप लोग भी अपने अपना नमाज वगैरह की तरफ जाएं, और अगेन ऐसा ना हो कि फिर मगरिब की वजह से बिल्कुल भी ना वो कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल चैप्टर 1 और चैप्टर 4, और कुछ और इसी तरह से जनरल डिस्कशन बीच बीच में होती रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला एक लास्ट हमला करने के लिए कल इकट्ठे होते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। फिर भी कोई चीज मिस हो गई, कोई बात नहीं समझ आ रही, तो आपको पता है कि आप हमेशा 2 तरीके से रब्ता कर सकते हैं। एक सैयद आतिफ आब्दी @gmail, स्पेलिंग ना भी समझ आए तो आतिफ आब्दी तो आपको पता है, बस आपने सही डालना है, कोई स्पेस नहीं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। आप उस पर ईमेल करके भी मेरे से कोई और फर्दर अगर कोई क्यूरी कंफ्यूजन है वो पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर आप ईमेल पे कंफर्टेबल नहीं है, व्हाट्सएप पे कंफर्टेबल है, उस पर मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो मैं अपना आपको पर्सनल नंबर नहीं देता, मैं आपको एक ऑफिशियल नंबर देता हूँ जो मेरी टीम के पास है। उस पर वो भी आपको अगर कोई सीधा सवाल है तो वो आंसर करेंगे, कोई मेरे से रिलेट होने वाला हुआ तो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे। ये हमारे 030000067262। अगर कभी भूल जाए तो 03 के बाद 4 जीरो डालने और आगे ओसामा, जैसे OSAMA, जो मोबाइल पे जैसे लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली वाले नंबर्स होंगे। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे भी अपनी बात पूछ सकते हैं, और आई वुड प्रेफर कि अगर आप मुझे ईमेल करें तो मैं ईमेल पे आपको जवाब दे रहूंगा। लेकिन अगर आप ईमेल करने से परेशान है या आप वॉइस पे पूछना चाहते हैं, आप इस नंबर पे पूछें, दोनों सूरतों में मुझ तक पहुंचेगा, और मैं इंशाल्लाह ताला विद इन अ डे कोशिश कर रहूंगा कि उसको रिप्लाई करूं। ठीक है जी, अब मेरे ख्याल में बस क्लोज करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दवाइयां वक्त पे लेते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।